टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है शेफ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है। व्हाट डू यू मीन आज किसकी अच्छे लग कपड़े रहे हैं? चोरी करें? क्या मतलब किसकी चोरी के? ये मेरे डिजाइनर है। OMG, आपके डिजाइनर बहुत अच्छे हैं फिर तो। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। देखिए मैं एक काम कपड़े अच्छे लग रहे हैं वैसे। है ना, अच्छे लग रहे हैं ना। सिर्फ कपड़े अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ कपड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी चंद दिन पहले हमारी एक साइकियाट्रिस्ट से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको बुरा महसूस कराए तो मदद की जरूरत आपको नहीं उनको है। तो मैं अब उसी तरह से डील करूंगा। अरे वाह 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 वाह, क्या हुआ? बड़ी अच्छी बात आपने हमारे व्यूअर्स को सिखाई। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, आप प्लीज बैठिए ना। अरे शेफ मुनीज़ा के लिए कुर्सी का इंतजाम मंगवाइए, अंडा पराठा। लेकिन आज ये कितनी अच्छी बात है शेफ मुनीज़ा, आज आप बगैर लाठी के आई है। मेरा पता, आज आप बगैर किसी मदद के आई है। आपने उस दिन चश्मा लगाया था। हाँ। आपको याद है? इतने सारे लोगों ने हमसे पूछा कि शेफ मुनीज़ा उस चश्मे में बहुत अच्छी लगी। हाय, थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब मान भी गई ये बात। यानी मैं अब जो कहूँगा मान जाएंगी। अब बिल्कुल, आप मेरे भाई हैं, आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी? कितनी अच्छी बात है। लेकिन शेफ मुनीज़ा, मैं आज एक आते हुए आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मैगजीन्स होते हैं जो कि पुराने एडिशंस होते हैं और हम लोग उनको ऑफ कोर्स जैसे ही नया एडिशन आता है पुराने एडिशंस फेंक देते हैं। लेकिन मैं कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, मैं उनके पुराने एडिशंस ही लेता हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि पुराने वक्तों में वो सस्ते भी मिल जाते हैं और दूसरा है कि दुनिया भर के लोगों के तजुर्बात उसमें लिखे हुए थे। एक बहुत अच्छा मैगजीन आता है, उसका नाम है साइकोलॉजीज़। अगर आपको मिल सके, ऑनलाइन तो अवेलेबल है, अगर आप मिल सके तो बेहतरीन वो रिसाला है, साइकोलॉजीज़ नाम है उसका। और उसके अंदर दुनिया जहाँ के लोगों के जो तजुर्बात होते हैं उनकी साइकोलॉजी के, और वो जिस तरह के अगर और भी कुछ साइको लोगों से मिलते हैं, आई मीन के कुछ इस तरह के लोगों से मिलते हैं जिनके साथ थोड़े बहुत मसाइल होते हैं, तो वो उसके अंदर उन्होंने लिखे हुए होते हैं। शेफ मुनीज़ा, मैं एक चीज़ पढ़ा था कि कभी कभी हम लोग इतनी ज़्यादा तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, मतलब किसी मुलाकात के लिए या किसी शो के लिए या किसी मीटिंग के लिए या किसी प्रेजेंटेशन के लिए, और जब हम जाते हैं तो हम कुछ बोल नहीं पाते और एकदम से उस वक्त और उस लम्हे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो जाता है और हम गलत ज़बान इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है कि हमने अपने जहन में जो इधर उधर से सुने हुए खदशात होते हैं उनको एक्टिव कर दिया होता है, क्योंकि हम लोगों को डर ऑफ कोर्स पहले एक्टिव हो जाता है हर चीज़ से। जिस तरह उस दिन वो बता रही थी महविश सैयद, क्या ज़बरदस्त बात की। अब कोई भी काम करते हैं तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि आपके अंदर पहले जो नेगेटिविटी है वो पहले एक्टिव होती है और आप सोचते हैं यार अगर ये ना हुआ तो क्या होगा। तो इसी तरह वो चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं और बहुत सारे लोग हकलाने लगते हैं। कभी हमने नोटिस किया अल्फाज पकड़ नहीं पा रहे होते हैं, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल हो जाता है। रोज होता है? हो जाता है बिल्कुल। लेकिन एक मेरे फादर ने बहुत अच्छी बात मुझे सिखाई थी जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरे फादर ने कहा था कि कभी डर लगे ना तो ये सोचना कि एक्सट्रीम क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। अगर तुम उस एक्सट्रीम के लिए तैयार हो तो कूद जाओ। कितनी सही बात है। तो जब मैं वो बात सोचती हूँ ना कि हाँ कुछ सिचुएशन ऐसी है और मेरे साथ इस सिचुएशन में एक्सट्रीम पे क्या हो सकता है, क्या वो मैं बेयर कर सकती हूँ, तो बस फिर मैं वो काम कर लूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? हाँ एग्जैक्टली, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जिंदगी मौत का तो फैसला है नहीं कोई भी। तो बस आई थिंक वो जो खौफ होता है ना हार जाने का, ये यू नो द फियर ऑफ फेलियर जो होता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, अगर नहीं हो सका लेकिन तो क्या हो देखिए जाएगा? असफर, अभी जैसे मैं जजमेंट के लिए वगैरह जाती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले कहती हूँ ऑब्वियसली हर कोई नहीं जीत सकता, या मैं अपने बच्चों को भी ये बात समझाती हूँ कि क्लास में अगर 25 स्टूडेंट्स हैं तो वो 25 फर्स्ट नहीं आ सकते। हर बंदे की अपनी स्किल्स है, ठीक है, हर बंदा अपने आप में माहिर है जो भी कर रहा है। अगर आप फेल हो जाते हो इन केस तो आपने वहाँ लर्न करा। यू आर नॉट अ फेलियर, यू आर अ लर्नर। बिल्कुल सही है ना? तो आप Absolutely. कभी भी फेल नहीं होते। ऑब्वियसली हम भी बहुत सिचुएशन से गुजरे हैं, आप भी गुजरे होंगे, कहीं रिजेक्शन भी हुई होगी, कहीं आप अब लोग आपको बोलते होंगे नहीं असफर आप ही चाहिए, तो वो रिजेक्शन से गुजर के आप आए ना। बहुत सी जगहों पे हुआ होगा, इवन स्कूल में भी हो सकता है कभी हुआ हो। तो इसका ये तो मतलब नहीं कि आप कुछ भी नहीं है, आप अपने आप को प्रूव करें ना, है ना? बिल्कुल सही बात है शबरीजा। वैसे ये जजमेंट और ये सब आप जो पढ़ा रही हैं कब से कर रही हैं वैसे?
ये मुझे तकरीबन 4 साल तो हो गए। एक इतना खूबसूरत शेर है, अगर आप लोगों ने सुना हो, वो है हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। शेफ मुनीसा, इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं, मुझे इसका मतलब पता ही नहीं है और ना मुझे पता करना है। शेफ मुनीसा तो खैर एक मजाक की बात है, ऑफ कोर्स। शेफ मुनीसा से हमारी बहुत बेतकल्लुफ़ की, हमारी इतनी प्यारी बहन है। और मैं आपको बताऊं, कोई भी रिश्ता हो, जिस तरह और हर रिश्ते की जो कामयाबी होती है ज़िंदगी में, अगर आप जोक्स कर सकते हैं तो जोक सहना भी सीखें। शेफ मुनीसा मेरा इतना मजाक उड़ाती है और हम लोग इधर से याद दिलाऊं अब आपको मैं? नहीं, याद नहीं दिलाना। लेकिन एक हमेशा हर रिश्ते की जो कामयाबी होती है ख़वातीन और ज़्यादा इन चीज़ों पे मंसर होती है कि आप जो कोई भी जोक आपके ऊपर कोई कर रहा हो, कोई भी मजाक कहीं हो रहा हो, तो उसको एंजॉय कीजिए। हंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप जितना हंसेंगे उतना अच्छा महसूस करेंगे, एनवायरनमेंट एक लाइट रहता है, अच्छा रहता है। आज का बड़ा ज़बरदस्त शो ख़वातीन और हज़रात आपके लिए हमने लाइनअप किया है। हम चाहते हैं कि आपको नए नए लोगों से मुतारिफ़ कराएं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि दुनिया में, पाकिस्तान में स्पेशली, वो कौन से शानदार लोग हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, नई नई चीज़ें कर रहे हैं, वही घिसी पिटी चीज़ों में नहीं पड़े हुए। घिसी पिटी चीज़ें भी जो लोग कर रहे हैं उनकी भी बड़ी हम इज़्ज़त करते हैं कि भाई इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है आजकल के दौर में। आपको पता है स्ट्रगल कितनी बढ़ गई है, महंगाई है, अनसर्टिनिटी है, स्ट्रीट क्राइम्स है, इंसान कहाँ से बचे। जिस तरह एक पजल नहीं होता है शेफ मुनीसा, एक पजल की तरह की जिंदगी बन गई, यहाँ से निकलो तो वहाँ फंस जाओगे। हाँ, ऐसे होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती दूसरी पहले खड़ी होती है, एक खर्चा खत्म नहीं होता दूसरा पहले खड़ा हो जाता है ना? खर्चे तो खत्म ही नहीं होते कसम से। लेकिन एक चीज़ है जो कि हमें हमेशा जिस बारे में कॉन्शियस रहना है कि वो ख़वातीन जो कि अकेले सफ़र कर रही हैं या वो ख़वातीन जो कि अकेले छोटे बच्चों के साथ सफ़र कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहे। क्योंकि मैं कल ही देख रहा था हमारी जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं उन पे वो छोटे छोटे वीडियोस अपलोड होते हैं, बच्चों की किडनैपिंग के बहुत वीडियोस हैं। ख़वातीन को कहा कि पानी का ग्लास लिया, वो पानी लेने गई तो बच्चा उठा के बाइक पे लोग भाग गए। तो आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है। आपके बच्चे, हम लोग अपने जो ख़जाने होते हैं, अपनी जो दौलत होती है, घड़ियाँ होती हैं, जेवरात होती है, उनको हम बंद करके तालों में रखते हैं। और हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, उन्हें हम गलियों में खुला छोड़ देते हैं। कितनी अजीब सी बात है, कितनी है ना, कितनी एक हैरत की बात है कि हम लोग जो इतनी सारी जो एक डेड चीज़ें हैं, जैसे पैसा है जो कि हाथ का मैल है, सोना चांदी, इनको छुपा लेते हैं और बच्चे पता नहीं होता। अरे दफ्तर में तो बच्चे तो कहीं बाहर खेल रहे होंगे, कहीं होंगे पिछली गली में, और फिर अल्लाह रहम करे फिर अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिलती है। तो आपको हमेशा इन चीज़ों पे चौकन्ना रहना है। बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं। हालात हर बड़े शहर के ख़राब ही रहते हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती लेकिन ये बहुत बड़ी बात है शेफ मुनीसा, जो स्ट्रीट क्राइम्स हमारे यहाँ होते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में जितने बड़े शहर हैं उनमें स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं। कराची हैपेंस टू बी द 7th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन वाइज। तो यहाँ पे भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन आपको एक शहरी के तौर पे चौकन्ना रहना पड़ेगा। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जिस तरह गलियों की सफाई नहीं कर सकती, उस तरह आपको भी अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना है। आपको पता है पूरी दुनिया में इस तरह की बहुत सारे इलाके हैं शेफ मुनीसा जहाँ पे आप सर्टेन टाइम के बाद नहीं जा सकते। अब 10, साढ़े 10, 11 बजे बहुत सारे इस तरह की जगह हैं। अमेरिका में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं। आप जहाँ जाएँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में इतनी जगह हैं इस तरह की जहाँ आप रातों को अवॉइड करते हैं जाना, क्योंकि मगिंग कहीं भी हो सकती है और वो कल्चर अब यहाँ पर भी है। लेकिन ये मैं किडनैपिंग के वाक़यात जब देख रहा होता हूँ तो मुझे बड़ा खौफ आता है ये चीज़ें देख के कि छोटे बच्चों के साथ आप लेके गायब हो जाते, फिर पता नहीं, फिर आपको पता है वालिदैन का फिर क्या हाल होता है। अभी भी आप देख रही थी थोड़े दिन पहले केस चला हुआ था, उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव पैदा हो जाते हैं चीज़ों को लेके। तो बेहतर है, कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप पहले से ही ख्याल रखें ताकि इलाज की ज़रूरत ना पड़े। आज क्या पका रही है वैसे? आज अभी जब आप किचन में आएंगे तब बताऊंगी। अच्छा, टॉस करेंगी आप? हाँ। जबरदस्त। फिर पहला ब्रेक आज आप ले शेफ मुनीसा। ओए होए, अच्छा जी, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मेरी और असफर की चिट-चैट यहाँ चलती रहेगी। अगर आपने एंजॉय करना है तो टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखिएगा, स्विच नहीं करना चैनल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत जो कि खुद भी चमक रही है और आपके भी चेहरे चमकाने आ गई हैं। वक्त हो जाता है चमकते चेहरे का। हमारे साथ है हिना अनीस।
अस्सलाम वालेकुम हिना, गुड मॉर्निंग। वालेकुम माशाल्लाह। अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। चमक रही हैं आज आप। थैंक यू। माशाल्लाह, और हमें पूरा एतमाद है इस बात पे कि आज आप हमें भी चमकाएंगे। बिल्कुल चमकाऊंगी, अंदर से बाहर से। पता है मेरा बिलीव है असफर कि आपकी अंदर से हेल्थ अच्छी होगी ना, और आप मेंटली फिट होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेंगे, तो आप हर वक्त चमकते रहेंगे। अच्छा है ना, मैं आपको एक चीज़ का थैंक यू कहना चाहता हूँ। सबसे पहले उस दिन आपने जिस दिन आपकी सालगिरह थी, उस दिन आपने एक बड़ा ज़बरदस्त चार्ट दिखाया जी। आई थिंक 12-14 चीज़ों का। बिल्कुल। वो इतना लाइफ चेंजिंग चार्ट है, मैं आपको बताऊँ उसकी आई थिंक अगर क्लिपिंग होगी तो आज हम अपने इंस्टाग्राम पे वो एक इंडिपेंडेंट क्लिपिंग शेयर करेंगे, जो कि आप ज़रूर देखिएगा। वो 14 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। मैंने शामिल करके देखा और फिर मैंने ये लोगों से शेयर किया और इसको अपने क्लिनिक के कॉन्सेप्ट में डाल दिया कि ये आपने चीज़ें ज़रूर करनी है, और फिर आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से चेंज होती जाती है। जैसे आपकी कहते हैं ना, हेल्थ। प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। Exactly, बिल्कुल, exactly. पहले खुद करें फिर लोगों को बताएं करके। Exactly. लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके अंदर जो वेलनेस की जो चीज़ है ना, जो अपने आप को वक्त देने की चीज़ है, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रोज़ाना सुबह जब 20 मिनट आपको पता है उस दिन हमारे पास एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई हुई थी, तो उनसे बात करते, उन्होंने कहा कि हम लोग खाली नहीं बैठ सकते। अगर आपको अपने आप को अगर रिलैक्स करना है तो खाली बैठे। अब हम अगर खाली भी बैठते हैं तो हम बैठे हुए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अगर पेन होगा तो पेन को भी टिक 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 करते रहेंगे। मोबाइल यूज कर रहे होते हैं खाली बैठ के, बिला वजह कुछ नहीं तो कोई गाना या मूवी, आपको सब कुछ बंद कर देना चाहिए, अपने आप से बात करनी बिल्कुल चाहिए। सही कह रहे और देयर इज समथिंग, आपको लगता है कि आपके अंदर ना कुछ है, और वो क्या है? रब की ज़ात है। बेशक मैं कोई एज सच स्कॉलर नहीं हूँ या इस्लामिक, लेकिन आपका ना वो कनेक्शन अल्लाह ताला से ना, मोबाइल में वाईफाई के सिग्नल नहीं आते ना, मुझे लगता है यहाँ वहाँ आपके और अल्लाह के बीच में भी वो सिग्नल है जो आपको बिल्ड करना है। एब्सोल्युटली, उसके बाद वो कनेक्शन आता है, थिंग्स विल चेंज ड्रास्टिकली इन योर लाइफ। 100%। मैं 100% इस बात को मानता हूँ। आज हम किस बारे में बात करें? आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अक्टूबर का मंथ है और ब्रेस्ट कैंसर पे हम जितनी अवेयरनेस फैला सकते हैं ना, वो कम है। अवेयरनेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, अनकन्वेंशनल मेडिसिन कि वो क्या होती है और किस तरीके से करना है, और एक डाइट प्लान ऐसा बताऊंगी अभी कि आप कैंसर के पेशेंट को डाइट कैसी लेनी चाहिए। कैंसर सोसाइटी ऑफ यूएस ने अभी थोड़े दिनों पहले ही ये बात, रिसर्च तो वो करते ही रहते हैं यूएस में, लेकिन कैंसर सोसाइटी ने ये बात अभी डिस्कवर की है कि डाइट जब तक कैंसर पेशेंट की ठीक नहीं होगी ना, तो जितने भी कन्वेंशनल मेडिसिन हैं, चाहे वो रेडिएशन है, इन्वेजिव थेरेपीज़ हैं, कुछ भी है, वो असर नहीं करेगा। क्योंकि कैंसर पेशेंट को दो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, एक मेंटली उसको हील करना होता है, और दूसरा उसकी जो कैंसर बॉडी में ग्रोथ कैसे कर रहा होता है, कैंसर का फूड क्या है, कैंसर सेल का फूड क्या है, उस फूड को अगर स्टॉप कर दिया जाए तो कैंसर की ग्रोथ रुक जाएगी। कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज पर है, सेकंड स्टेज पर है, तो वो वहीं रह जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो मरेगा। कैसे मरेगा? भूख से मरेगा। कैंसर को भूखा रखना है, पेशेंट को भूखा नहीं रखना। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता। हम कन्वेंशनल तरीकों की तरफ चले जाते हैं कि अगर कैंसर डायग्नोज हो गया है तो सिर्फ कीमोथेरेपी ही होगी, सर्जरीज होंगी, ट्रांसप्लांट्स होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी उस ट्यूमर को वहाँ से निकालने के लिए। लेकिन उसकी स्प्रेडिंग को कैसे रोका जाए, उसके लिए डाइट बहुत ज़रूरी है, और हम डाइट को अंडररेटेड लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही है ना। एक थोड़ी सी टॉपिक से हटके मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, अपनी नॉलेज के लिए भी। कुछ ख़वातीन और हजरात ऐसे होते हैं जो ओवरवेट होते हैं, बिल्कुल, तो वज़न में ज़्यादा होते हैं, और जब वो डाइट करते हैं, 1-2 दिन नहीं खाते, वो कहते हैं हमें कमज़ोरी हो जाती है। क्या मोटे लोगों को कमज़ोरी हो सकती है? देखें, ये सिर्फ आपकी माइंड है ना, वो सिग्नल दे रहा होता है कि मैंने इतना नहीं खाया, क्योंकि वो एक हैबिचुअल होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि कमज़ोरी हो रही है। कमज़ोरी कैसे हो सकती है जब इतना सारा लगा हुआ है? कमज़ोरी नहीं होती। कमज़ोरी जिस वक्त आपको फील हो रही होती है ना, आप यकीन करें कि उस वक्त आपकी बॉडी में ऑटोफेजी नाम का एक मोड ऑन हो जाता है, और राइट आफ्टर कमज़ोरी आपको इतनी एनर्जी वो मोड प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपके अंदर जितने भी जो सेल्स हैं ना, जो कि फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो खुद खाने शुरू कर देते हैं। कैंसर के सेल वो वहाँ से पकड़ते हैं। अब जब उसको वो सारा ग्लूकोज, कैंसर कैसे, मैं इस बात पर भी आती हूँ और आपका भी जवाब साथ साथ मिलता जाएगा। कैंसर जिस चीज़ पे बिल्डअप हो रहा होता है, चल रहा होता है, जी रहा होता है, हमारी बॉडी में घूम रहा होता है, वो फूड ग्रुप है ग्लूकोज। आप बॉडी में ग्लूकोज की सप्लाई बंद कर दें तो कैंसर भी आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा।
कैसे मर जाएगा? अब बोलेंगे हर चीज़ में ग्लूकोज होता है। कीटोजेनिक डाइट इन्वेंट हुई, वो अल्जाइमर और कैंसर पेशेंट के लिए इंट्रोड्यूस हुई हुई है, वो वेट लॉस के लिए नहीं हुई हुई है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो लोग कीटो डाइट के ज़रिए वेट कम करना चाहते हैं, वो इंतहाई अनहेल्दी अप्रोच है वेट कम करने की। तो मैं तो कभी भी कीटोजेनिक डाइट को वेट लॉस के लिए सपोर्ट नहीं करती। ये जितने भी मार्केट में कीटो फूड मिल रहे हैं या कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं, आप उन पेशेंट से पूछ लें कि क्या उन्होंने वेट लूज़ करने के बाद हेल्थ गेन की, कि हेल्थ भी साथ में लूज़ कर दी। वो हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो गए, उनके किडनी को प्रॉब्लम हो गया, उनके लिवर में प्रॉब्लम हो गया आफ्टर कीटोजेनिक डाइट फॉर वेट लॉस। कीटोजेनिक डाइट ऑन अ हेल्दी मोड, एक वीगन कीटोजेनिक डाइट या लो प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट एक मीडियम फैट के साथ कैंसर पेशेंट के लिए बेस्ट है, अल्जाइमर पेशेंट के लिए बेस्ट है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बेस्ट है। ये इन तीनों स्टेजेस के लिए बेस्ट है। अब हम आते हैं सबसे पहले कि इसके सिम्टम्स क्या है, और बराए मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी तरफ से पूरे पाकिस्तान को कि इसको टैबू ना बनाएं, इसको शर्म का मकान ना बनाएं, क्योंकि पहले के ज़माने में तो ये कहा जाता था कि कैंसर यूरोप की बीमारी है, 40 साल से बड़ी उम्र की औरतों को होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में 20, 22 और 18 साल की बच्चियों को हो रहा है और वो डायग्नोज ही नहीं कर पाती। वो डर के अपने घर वालों को बता ही नहीं पाती कि उन्हें उनके ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है या इर्रेगुलर ब्रेस्ट हैं या कोई डिस्चार्ज हो रहा है। अगर लड़की अनमैरिड है तो वो कभी नहीं बताएगी, वो इतना शर्माएगी, घबराएगी, क्योंकि उसके घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने घर की औरत को, बेटी को, बीवी को इतनी आज़ादी दें कि वो अपने तकालीफ आपसे शेयर कर सके, क्योंकि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये कोई ऐसा गुनाह नहीं है अगर किसी औरत के साथ होता है तो। और सबसे बड़ा उसका सपोर्ट करने वाला उसका बाप है, उसका भाई है या उसका हस्बैंड है। इन तीनों ने अगर उस औरत को सपोर्ट किया तो ज़रूर वो कैंसर के इस मर्ज से बाहर निकलेगी, लड़ेगी और अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी जिएगी। बिल्कुल सही, ज़रूर सपोर्ट करें। एब्सोल्युटली। अब इसके सिम्टम्स बहुत ही ऑब्वियस नज़र आते हैं। हर औरत को चाहिए कि अगर वो टीन एज में भी है तो वो इसे खुद सेल्फ डायग्नोज कर सकती है। इर्रेगुलर शेप हो जाता है आपके ब्रेस्ट का, इर्रेगुलर डिस्चार्ज होने शुरू हो जाता है, चाहे वो मदर ही क्यों ना हो या चाहे वो एक अनमैरिड लड़की क्यों ना हो, उसके ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होगा। निपल्स इन्वर्ट हो जाएंगे, थिकनिंग हो जाएगी आपकी स्किन में। तो ये जैसे ही आपको चेंजेस नज़र आना शुरू हुए, आप फ़ौरन एक मैमोग्रामी करवाएं। मैमोग्रामी एक एक्सरे होता है जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, कुछ नहीं होता। मैमोग्राम पे ये बात सामने आ जाती है कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। उसके बाद फिर और बायोप्सी होती है जिससे पता चलता है कि कितनी स्टेज हैं। लेकिन एक मैमोग्राम आपको, अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल से ज़्यादा हो गई है, तो हर औरत से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस अक्टूबर के मंथ में एक दफ़ा मैमोग्राम ज़रूर करवाएं आफ्टर एज ऑफ 30 to 35। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी किसी किस्म के कैंसर का कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर मैमोग्राम एक दफ़ा करवा लें। सेहत से बढ़ के ना पैसा होता है ना कुछ होता है, आपको अपने आप को डायग्नोज, प्री डायग्नोज ज़रूर करना है। बिल्कुल सही, बेटर बी सेफ देन सॉरी। सेफ एंड बेटर देन सेफ एंड सॉरी। ख़वातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हिना अनीस हमारे साथ है, ब्रेस्ट कैंसर पे अवेयरनेस दे रही हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और इतना खाना देख के मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ऑनेस्टली आई लव इट। मैं ये चीज़ें बहुत शौक से खाता हूं। खाना कितना अच्छा है। अगर ये कैंसर का पेशेंट नहीं भी है ना, तो हमें अपने आप को प्रिवेंशन के तौर पे इन तमाम चीज़ों को डेली रूटीन पे यूज़ करना चाहिए। हम सुपर फूड की तो बात करते हैं, हम एंटी कैंसर की तो बात करते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। और इस्तेमाल करने के बाद हम उनके मिक्स एंड मैच इतने गलत बना देते हैं कि बेचारे टमाटर को, अगर मैं टमाटर और गार्लिक का नाम ले लूँ तो इनको तो सिर्फ सालन की हद तक महदूद कर दिया गया है। लोग कहने लगे, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, हम सेब खा लेते हैं टमाटर की जगह। मैंने कहा टमाटर में लाइकोपीन होता है, एप्पल की अपनी इफादियत है, लेकिन उसकी लाइकोपीन की इफादियत इतनी है कि वो एंटी कैंसर है,
आपको पता है कि अगर कैंसर के मरीज़ को कभी भी मीठा खाने का दिल कर रहा है या स्नैकिंग के तौर पे उसको सैलेड खानी है तो उसमें टमाटर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो हम किसी भी चीज़ को अंडररेटेड क्यों करते हैं? ये तो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई तमाम नेचुरल सोर्सेज हैं कि जिसको हम अनकन्वेंशनल मेडिसिन कहते हैं, फूड फार्माकोलॉजी कहा जाता है, यूएस में अप्रूव है, पूरे वर्ल्ड वाइड अप्रूव है ये, तो इनका इस्तेमाल करें। अभी मैंने जैसे कहा कि कैंसर सपोर्ट सोसाइटी ने जब ये देखा कि कन्वेंशनल तरीके कारआमद नहीं है, पेशेंट उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, मेंटल इलनेस में जा रहा है, उसकी पर्सनल विल पावर लूज हो जाता है, पावर नहीं हो रही है, उन्होंने अनकन्वेंशनल अप्रोच का इख्तियार किया, उन्होंने अनकन्वेंशनल अप्रोच को अडॉप्ट किया और कहा कि अब हम इस ज़रिए कैंसर पेशेंट को ये डाइट देंगे, ये अप्रूव डाइट्स हैं सारी, ये डाइट देंगे ताकि कैंसर के जो सेल हैं उसको ग्लूकोज ना मिले, वो खुद अंदर मर जाएं और कैंसर पेशेंट में वाइटैलिटी आए, उसमें विल पावर आए, उसमें एनर्जी आएगी, इम्यूनिटी आएगी, वो खुद बॉडी उसको हील करेगी। सुनिए, जो फ्रुक्टोज होता है वो भी तो ग्लूकोज की एक फॉर्म है जो कि फलों से मिलता है। बिल्कुल ऐसा। तो सुनिए, अगर किसी को खुदा न खासा कैंसर है तो उसको मीठा खाने का अगर दे रहा है तो फिर वो क्या करे? उसको बेरीज, रेस्पबेरीज, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज, टमाटर, इससे हम उसको मीठा देते हैं। अब कैंसर की भी स्टेज है, वेरी करता है बहुत ज़्यादा। फिर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उसमें मॉक शुगर और स्टीविया, लेकिन मैं ऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ। स्टीविया के पत्ते भी अवेलेबल है, स्टीविया का प्लांट अवेलेबल है, उससे हम कुछ ना कुछ उससे मिक्स एंड मैच करते हैं। कोकोनट दिया जाता है, आलमंड दिया जाता है जिसमें हाई फैट होता है, वॉल्यूम कम होता है कैंसर के पेशेंट की डाइट का, लेकिन उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कैंसर का पेशेंट इतनी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो हमें लो वॉल्यूम फूड उनको देना चाहिए। अब अगर हम ये बात करते हैं ग्रीन टी की, ग्रीन टी को सिर्फ और सिर्फ हम वेट कम करने की कोई मशीन समझते हैं, यानी यहाँ बर्गर खाया और ऊपर ग्रीन टी पी लिया और समझते हैं हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा यानी आपने कैंसर को बर्गर खिलाया और फिर ऊपर ग्रीन टी पी ली, तो प्लीज़ ऐसा नहीं है। आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है दिन में 6 से 8 दफ़ा। ऑर्गेनिक प्योर ग्रीन टी होनी चाहिए जिसमें बर्गर कोई नहीं है, हाँ मीट है लेकिन बन नहीं है, शुगर नहीं है। ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, रेस्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, हम यहाँ वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं, तो आपके कॉन्टिनेंट में किसी भी किस्म की बेरी अवेलेबल हो, ज्यूजुब बेरी जिसको हम उनाब कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें, चाय पिएं। ये रहा मेरे पास उनाब, बताने को इतना कुछ है ना, इतने मजे का होता है, इतना मजे का है। इसकी चाय जब बनेगी तो हल्की सी रेड कलर की होगी, थोड़ी सी मीठी होगी, बिल्कुल उनाब का शरबत। उनाब के शरबत के साथ आपने स्टीविया के पत्ते डाल दिए, आपने 8-10 ये उनाब उबाले, थोड़ा सा स्टीविया डाल दिया, अब इसको ब्लेंड किया, ग्राइंड किया, शरबत टाइप का बनाया। दिस इज़ व्हाट नेचुरल सोर्स। उनाब एंटी कैंसर भी है, उनाब आपको इम्यूनिटी में भी हील करेगा, लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा और आपको टेस्ट भी दे देगा, टेस्ट और खुशबू भी। लेकिन अब है ना, मुझे एक इतना अफसोस होता है कि हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि जब तक सालन रोटी नहीं खाएंगे तो खाना नहीं होगा। खाना सिर्फ एक सालन रोटी और खीर फिरनी, तो ये पूरा खाना है। और चावल, ये चावल, ये बस ये खाना है, बल्कि नहीं होगा तो कमजोरी हो जाएगी। अच्छे खासे ओवरवेट, मुझे इतनी हंसी आती है जब ओवरवेट लोग होते हैं, मतलब अच्छा खासा वजन है उनका और हमें कमजोरी हो रही है। भाई कैसे कमजोरी हो सकती है? ये उनकी दिमाग से उनकी कमजोरी उनके बॉडी को सिग्नल दे रही होती है कि हमें कमजोरी हो रही है, कमजोरी हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही। मैं भी तो आपके सामने हूँ, एक लिमिटेड खाना खाती हूँ। सालन रोटी इज़ नॉट अ बेस। और देखें, आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है ना, वो आपको उसके अंदर डालना है। हमारी बॉडी को ना सालन का पता है, ना रोटी का पता है, ना उससे खीर का नाम आता है, उसे वो कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, वो फूड ग्रुप आइडेंटिफाई करती है। हमारी बॉडी को ये पता है कि मुझे सस्टेन करने के लिए इतने घंटे के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतने घंटे के लिए प्रोटीन चाहिए, इतने घंटे के लिए फैट चाहिए, क्योंकि मेरा मसल फैट और प्रोटीन से मिलके बनता है। फिर मेरे मसल को एक्टिवेट करने के लिए मुझे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए। फिर क्योंकि बॉडी एक गाड़ी है ना, और वो कितनी देर तक, कितने घंटों तक मेरी बॉडी में सस्टेन करेगा, मेरी बॉडी को सिर्फ इतना पता है। उसे सालन रोटी से कोई काम नहीं है, उसे चाय पराठे से कोई काम नहीं है।
अनफॉर्चुनेटली मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी जब मरीज़ होते हैं तो उन्हें सुबह सुबह नाश्ते में क्या दिया जाता है, चाय और बिस्किट। आई एम सो सॉरी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप उस मर्ज को बढ़ाने की दवाई दे रहे हैं उसको, यानी वो मर्ज ख़त्म नहीं होगा। चाय और बिस्किट से उसका मर्ज एग्रीवेट हो जाएगा। ग्लूकोज दे दिया आपने उसको, कार्बोहाइड्रेट दे दिया, फैट दे दिया, क्या दिया बेचारे को। एक तो हम अपनी साइंस भी लड़ाते हैं ना, अपनी बहुत साइंस ज़्यादा लड़ाते हैं। बिला वजह की। अच्छा, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में रन करते हुए आ रहा है और कोई लड़की जो अभी यंगर शी इज इन हर 20s, उसको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या किसी और किस्म का भी कैंसर है तो उस फैमिली की लेडीज़ को तो पहले ही बहुत कॉन्शियस हो जाना चाहिए। 30 की एज पे आपको अगर कोई सिम्टम्स नहीं भी आ रहे हैं ना, एक दफ़ा मेमोग्राम ज़रूर करवाएं और अपनी डाइट को बहुत बैलेंस रखें। अगर किसी और किस्म का भी कैंसर आपकी फैमिली में किसी और को है ना, तो आपको डे 1 से ये अलर्ट अपने आप को कर देना है कि आपको अपनी डाइट को मेंटेन करना है। डाइट को आप ग्रांटेड ना लें, क्योंकि डाइट में बहुत सारे सुपर फूड जिसको हम कहते हैं, जिनको हम सीड्स कहते हैं, नट्स कहते हैं, बेरीज कहते हैं, वो आपने रोज़ लेनी है। गार्लिक, लहसुन, अनियन, उसको मैं सालन की फॉर्म में नहीं कह रही, वैसे ही खाना है। मेरे पास यहाँ पे मोरिंगा का पाउडर पड़ा हुआ है। ये अगर किसी को कैंसर है, क्योंकि उसमें फिर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, वाइटैलिटी की कमी हो जाती है, इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, वो हेल्दी नहीं रहते, बहुत वीक फील कर रहे होते हैं। मोरिंगा पाउडर रोज़ सुबह 1 टेबल स्पून आप नीम गर्म पानी या सूप, यखनी, चिकन की यखनी, मटन की यखनी के साथ आप रोज़ सुबह मोरिंगा का 1 टेबल स्पून लेंगे। इससे आपके जो B12 है, जो राइबोफ्लाविन है, आपके बॉडी में आएगा, वो सुबह ही सुबह आपकी बॉडी को एक एनर्जी देगा। और जो प्रिवेंशन के लिए भी लेना चाहते हैं तो मोरिंगा बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये मेरे पास है दमासा बूटी, इसका पाउडर है। ये कैंसर का इलाज समझी जाती है ना, तो ये और ये वर्ल्ड वाइड प्रूव है। मैं यहाँ पे बीइंग अ हर्बलिस्ट बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ उस फूड को आपके सामने ला रही हूँ जो रिसर्च ने जिसको अप्रूव किया हुआ है, जिसको कैंसर सोसाइटी ने अप्रूव किया हुआ है अनकन्वेंशनल मेडिसिन की तरह। तो ये आप 1/4 टीस्पून 1 ग्लास नीम गर्म पानी के साथ आप रोज़ पिएं। अगर जिसका फर्स्ट स्टेज का कैंसर है तो वो 1 दफ़ा पिए, सेकेंड स्टेज का और थर्ड स्टेज का कैंसर है वो दिन में 2 दफ़ा पिएगा। 1/4 टीस्पून 1 ग्लास नीम गर्म पानी के साथ आपने रोज़ पीना है दमासा बूटी को, ठीक है ना। प्रिवेंशन, अभी आपने प्रिवेंशन की बात की कि किसी की फैमिली में है ना, 1 चुटकी, अब मैं प्रिवेंशन बता रही हूँ, ये 1 चुटकी इतनी लेके 41 डेज़ तक हर 6 महीने में 1 दफ़ा ज़रूर करें। 41 डेज़ तक कंटिन्यूसली पीनी है इतनी 1 चुटकी आपने दमासा बूटी की। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, ऑल ओके, लेकिन क्योंकि आपकी फैमिली में एक चीज़ रन कर रही है तो हमें अपनी जीन को भी इसमें से सेव करना होता है। उनाब, जैसे मैंने भी आपको बताया, उनाब की चाय पिएं, उनाब का शरबत पिएं, स्टीविया के लीव्स उसमें यूज़ करें तो ये बहुत बेनिफिशियल है। आपकी मीठे की क्रेविंग को भी ठीक करेगा, स्टीविया इसको मीठा कर देगा, और इसका शरबत और इसकी चाय पिएं, उनाब इज़ बेस्ट। अब क्या है कि कैंसर के पेशेंट के और भी हमारे जो प्रिवेंशन भी ले सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। आंवला हर वक्त तो नहीं मिलता, जब सीज़न में आ जाए आंवला तो आप आंवला का अचार बना के, आंवला की चटनी बना के वो ब्रेकफास्ट में यूज़ करें। कुछ नहीं तो 1/4 टीस्पून आप फ्रेश आंवला का पेस्ट नीम गर्म पानी के साथ ज़रूर लें। हाई इन विटामिन C, एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपकी दर्द ठीक करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ इन कॉम्बिनेशन हो रही होती हैं कैंसर के पेशेंट को, तो हमें उन चीज़ों का फूड ग्रुप से इलाज करना है। और नॉन सीजनल है, जब सीज़न नहीं है, इस तरह ड्राई फॉर्म में आंवला मिलता है, हल्का सा खट्टा होता है। जब आप इसको भिगो देंगे, रात को भिगो दें 3-4 इसके ऐसे बॉल, और सुबह इसको या तो ब्लेंड कर लें, कहवा बना के पी लें, या वैसे ही इसका पानी पी लें, तो ये सुबह निहार मुँह आपकी पूरी बॉडी को अल्कलाइन कर देगा, अंदर से आपकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देगा। विटामिन C का हाई डोज है, तो आपके जो कैंसर सेल्स हैं उनको ये बॉडी से डिटॉक्स करेगा, हटाएगा। ग्रीन टी, जैसे मैंने भी बताया कि पॉलीफिनॉल्स हैं उसमें, तो उसका इस्तेमाल बहुत करें। अच्छा, अब ग्रेन्स कौन से यूज़ करने, पेट भी भरना है, भूख भी लगती है। कीनवा, बाजरा,
ये दोनों का इस्तेमाल करें। जैसे अवेलेबल है आप कीनवा की खिचड़ी बना लें, कीनवा को बॉईल कर लें। बाजरा है, क्योंकि बाजरे का आटा हमारे एंसेस्टर बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट भर सकते हैं। ये दोनों ऐसी चीज़ें कि बहुत सेफ़ हैं। थर्ड जो अच्छी और सेफ़ चीज़ है वो है चने की दाल का आटा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आलमंड फ्लावर, थोड़ा सा अगर एक्सपेंसिव साइड पे चले जाएं तो ये आलमंड फ्लावर और कोकोनट फ्लावर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं बहुत ही ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो पूरा पाकिस्तान बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। दैट इज़ बाजरा, बाजरे का आटा, चने का आटा। ये दोनों चीज़ें आप कैंसर के पेशेंट को दें। ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सब्जियां भी आपने ऑलिव ऑयल में पकानी है, हल्की पकानी है, और तमाम किस्म की सब्जियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप शकरकंदी दे सकते हैं कैंसर के पेशेंट को, वो बहुत अच्छा उसके लिए फाइबर है, सोर्स है। आप कैंसर के पेशेंट को, अब ये डिपेंड करता है, जब हमारे पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है तो हम देखते हैं कि क्या उसे गोश्त, मछली, मुर्गी ये सब सूट कर सकता है, हम उसके टेस्ट करवाते हैं ओवरऑल। वरना आप कैंसर के पेशेंट को एग्स दे सकते हैं, दिन में 2 अदद अंडे वो खा सकते हैं, एक स्लाइस यानी 150 ग्राम ऑफ फिश वो खा सकते हैं एक दिन में, ऑलिव ऑयल खा सकते हैं, सारे किस्म के ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। उनके लिए बेहतरीन है सब्जियां, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स, ये तीनों चीज़ें उनके लिए बेहतरीन है। एक चीज़ आपने है ना कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है कि जब सब्जियों से मेडिसिन बनती हैं तो हम सब्जियां ही क्यों नहीं खा लेते? हम सब्जियों को देखिए, मेडिसिन ड्राइव्ड हुई है फूड से। जितनी हमारे यहाँ पे मेडिसिन है इस वक्त एलोपैथी की, वो तमाम ड्राइव हुई हुई है फूड ग्रुप से। और फूड फार्माकोलॉजी इस वक्त वर्ल्ड में, चाहे आप स्टैनफोर्ड देख लें, हार्वर्ड देख लें, आप US सोसाइटी ऑफ फूड एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, हर कोई इसको अप्रूव कर रहा है फूड फार्माकोलॉजी। बिल्कुल आपको अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी ही नहीं दी है, मैं ये समझती हूँ कि जिसका इलाज ना हो। अनटिल एंड अनलेस हमारे किस्मत होते हैं, हमारे फेथ होते हैं, हमारे बिलीव होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारी माइंड से शुरू होती हैं। हम एक चीज़ पे बिलीव करते हैं, व्हाट इफ पे, कि क्या होगा। इवन इफ हम क्यों नहीं सोचते अपने बारे में कि हो गया तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कितनी अच्छी बात कही है। व्हाट इफ करते रहते हैं। और एक चीज़ और ख़वातीन और हज़रात, वो ये कि जितनी भी ख़वातीन हैं, अक्टूबर का मंथ है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, प्लीज़ जो ब्रेस्ट कैंसर के टेस्ट हैं, जो मैमोग्राम है, वो कराते हुए हिचकिचाएं नहीं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी जगहों पे होता है। अगर आप जा रही हैं तो अपनी किसी सहेली को, अपनी बहन को, घर में सारी ख़वातीन ज़रूर जाइए, टेस्ट कराइए। इस बात को आम कीजिए कि आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचना है, टेस्ट कराने हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है इसकी तशख़ीस अगर बर वक्त हो तो आप इससे बच सकते हैं ना। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलता है आपसे ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत दफ़ा मैंने टिकटॉक के ऊपर और ये जो छोटे मोटे साइट्स होते हैं उसके अंदर जब मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि कैन यू डू दैट एक्सेंट अगेन, तो कराची के एक्सेंट में वो कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं करा। सुना है आपने? ये कभी सुना है आपने, मैंने तो कुछ भी नहीं करा? ये कराची में बहुत सारे लोग कहते हैं। और पता नहीं, कराची एक इतना ज़बरदस्त मल्टी कल्चरल सिटी रही है हमेशा से, और पाकिस्तान का दिल कहा जाता है कराची को, ख़वातीन और हज़रात। लेकिन हमारी जो उर्दू है वो दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होती जा रही है? हम लोग ख़राब उर्दू बोलने में इतना फ़ख्र क्यों महसूस करते हैं? बहुत दफ़ा मैं देखता हूँ, मेरी ही फ्रेटर्निटी के लोग हैं या कभी कभी कुछ पॉलिटिशियंस को भी मैं देखता हूँ, गलत उर्दू बोल के अपना क्यों मजाक उड़ाते हैं। गलत उर्दू बोलना बहुत बड़ी तज़लील है आपकी अपने मुल्क की, आपकी अपनी शख्सियत की, क्योंकि उर्दू आपकी पहचान है, आपकी ज़बान है। और अगर आपको उर्दू ही नहीं आती तो फिर आप और चीज़ें क्या सीखेंगे? आप एक मेरे बड़े ज़बरदस्त टीचर थे स्कूल में, उन्होंने मुझे कहा था कि अरे भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, कहने के मादरी ज़बान को हम कम अहमियत दे रहे हैं और आजकल पादरी ज़बान को ज़्यादा। तो हमें अपनी मादरी ज़बान को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी हम पादरी ज़बान को दे रहे हैं। ख़वातीन और रोशन राय में आपकी मुलाकात एक बहुत ही शानदार खातून से कराने वाला हूँ। उर्दू अदब फाउंडेशन की CEO है, राइटर है,
बहुत अच्छा लिखती हैं, बड़ी जाज़िब नज़र भी हैं। हमारे साथ है सिद्रा करीम। अस्सलामुअलैकुम सिद्रा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सिद्रा, सबसे पहले तो ये बताइए, उर्दू अदब फाउंडेशन की आप सीईओ हैं। उर्दू अदब फाउंडेशन क्या क्या करता है? उर्दू अदब फाउंडेशन मुशायरे करवाता है, डिफरेंट सेमिनार्स, बैठक, क्लासेस रिगार्डिंग उर्दू लैंग्वेज और गज़ल की फ़िक्री नसर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वर्क करता है। और कब से एक्टिव है? 1 साल हो गया है। 1 साल से। जी। आपको ख्याल कैसे आया ये ख्याल फाउंडेशन? ऐसे आया कि काफ़ी लोगों के साथ इन्वॉल्व थी, काफ़ी लोगों को बना रही थी, फिर सोचा कि क्यों ना एक अपनी फाउंडेशन बनाई जाए। जब इतना कुछ किया है ज़िंदगी में, 10 इयर्स मेरी एक मेहनत है, तो उसके बाद फिर सोचा कि उर्दू अदब फाउंडेशन बनाऊँ और उस पर अपने इवेंट्स, अपने लोगों को बुलाऊँ। आपको लगता है कि अभी भी उर्दू पढ़ने का, उर्दू सुनने का लोगों में एक इंटरेस्ट है, या लोग पढ़ना सुनना चाहते हैं? पहले मुझे लगता था कि नहीं है, मैं शायद गलत फील्ड में पड़ गई हूँ, राइटिंग में और इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने ये उर्दू अदब फाउंडेशन की बुनियाद रखी, तो मुझे नज़र आया कि नहीं, बहुत से लोग हैं जो शायरी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस एज ग्रुप में ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट है? किस एज ग्रुप में? काफ़ी अब सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं। जूनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, जूनियर्स अब काफ़ी ज़्यादा आ गए, जो आई थिंक जो नई जनरेशन, जो नई जनरेशन है। बिल्कुल सही कह रही है। इवन इनफैक्ट जब मैं भी कभी लोगों से मिलता हूँ या मुलाकात करता हूँ, मुझे भी यही लगता है कि जो आने वाली नस्ल होगी, जो बच्चे अभी अपने ओ लेवल्स, ए लेवल्स या मेट्रिकुलेशन कर रहे हैं, उनमें उर्दू पढ़ने का, उर्दू बोलने का मेरे ख्याल से रिवाज एक दफ़ा दोबारा कायम हुआ है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। कायम हो रहा है। मेरे ख्याल से अच्छी उर्दू बोलना एक बहुत बड़ी ताकत है। आई थिंक ऐसे ही आपको ये स्कूल और कॉलेजेस में मेरे ख्याल से कहा जाता है, लेकिन आपको लगता है सिद्रा एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है कि आपको आपकी ज़बान से दूर कर दिया जाए? डू यू एग्री विद इट? या हाँ, लगता है आपको ऐसे? बिल्कुल ऐसा है। मैं खुद एक तवील अरसा ए लेवल्स कॉलेज में रही हूँ, आपने जिक्र किया तो यहाँ बताती चलूँ, तो मैंने वहाँ पर देखा है कि काफ़ी बच्चे, अब जाके थोड़ा सा हुआ है कि उर्दू का हुआ है कि आफ्टर टिकटॉक वहाँ पे शायरी इतनी मशहूर हो गई है कि उसके बाद लोगों ने वहाँ पर अगर कोई सेंटेंसेस भी है तो म्यूज़िक लगा के अनाउंस कर दिया, बातें कर दी, उसको शायरी का नाम दे दिया। बट एक्चुअल शायरी क्या है उसको वो पता नहीं किसी को, लेकिन फिर भी एक नाम दे दिया गया। तो ए लेवल्स कॉलेज में ये होता है कि अगर उर्दू भी इंग्लिश में होती तो लोग बच्चे ले लेते, कंसिडर करते। बिल्कुल सही कह रही है आप, ऐसे ही जरूर। है। लेकिन जिस तरह सिद्रा, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि पहले एक इतना शानदार वक्त था कि बार बार हमें मुफक्किर, शायर मिल रहे होते थे, और आपको पता है, या तो मुल्क उस वक्त एक पार्टीशन से भी गुजर रहा था जिस वक्त ये सारे शोरा थे और ये सारे इस तरह के मुफक्किर थे, यू नो, देयर वर लॉट ऑफ ऑथर्स, क्योंकि किताबें लिखते, मुसन्निफ होते थे, कितने ज़्यादा जर्नलिस्ट उस वक्त ऐसे होते थे जो कि अपने कलम के जोर पे चेंजेस ला रहे थे इस पूरे खित्ते में। अब आपको लगता है ये चीज़ कमज़ोर क्यों पड़ गई? अब शायर क्यों नहीं है? कमज़ोर इसलिए पड़ गई क्योंकि हर कोई कमाने की रेस में, हर कोई अपने आप को बनाने की रेस में कि मैं बन जाऊँ, मैं कमा लूँ, और मतलब अब अल्फाजों की भी कीमत होती है, तो अब ये वाला हिसाब किताब है। अल्फाजों की कीमत होती है, आपको जी, लगता है ऐसे? ऐसा है, बिल्कुल है, अब ऐसा है, क्योंकि मैंने बहुत जज किया, मेरी अपनी जर्नी में ऐसी कहानियाँ बहुत हुई हैं। अच्छा, कैसे? प्लीज कोई एक कहानी तो शेयर करो ना। खैर, कि ये तुम क्या लिख रही हो सिद्रा? कुछ सास बहू पे लिखो ना, कुछ झगड़ों पे लिखो, ये क्या तुम लिख रही हो? मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ती, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। एक चैनल पे मैं गई थी, मैं नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि थोड़ा जज कर लेंगे। हाँ, हम थोड़ा खुद सा ना समझ गए। मसाला डाल दें आप इसके अंदर, थोड़ा सा मतलब ऐसी चीज़ें स्पाइसी होनी चाहिए। जो सोसाइटी चलती आ रही है हम उसी को दिखाए जा रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से। नो बट इट्स फाइन, आई थिंक इट्स अ हार्ड हाँ, फैक्ट। सिर्फ एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं तो 1 लड़की है, ये इन सब चीज़ों से बाहर निकले इंसान, थोड़ा डिफरेंट लिखे, थोड़ा डिफरेंट दिखाए। हमारा मीडिया या हमारी सोसाइटी, हमारे राइटर्स इसीलिए कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लिखा, मतलब जो नए पढ़े हुए हैं, जो नए लिख रहे हैं, या मुझ जैसे या मेरे बाद या मुझसे पहले, उनको चांस नहीं मिला। यही एक फेवरेटिज्म जो चल रहा है वो गलत है, उसको रोकें प्लीज़। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे ख्याल से अब जिस तरह इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जब हम देखते हैं उन पर इतनी नई नई कहानियाँ होती हैं, नए नए इश्यूज होते हैं, और एकदम से हम हैरान रह जाते हैं कहानियाँ देखिए कि अरे ये क्या बना दिया यार, और हम लोग अभी तक वहीं पे रुके हुए। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो कोई ड्रामा लिखने का? नहीं, मैंने ड्रामा डायरेक्ट किया था और उसकी कुछ एपिसोड्स लिखे थे। अच्छा, कौन सा? बाजी, ये आया था PTV से, और कामरान थे मेरे डायरेक्टर, तो उनके साथ किया था। उसके अलावा मैंने फिल्म लिखी, उसको डायरेक्शन दे रहे थे नैन मानियार, लेकिन वो कोविड के दौर की वजह से रुक गई। ओह, एक्सीलेंट, वेरी नाइस।
बट अब इंशाल्लाह इरादा है उसको प्रोसीड करने का। सर आप क्या लिखना एंजॉय करती हैं वैसे यूजुअली? मुझे जब आप लिख रही बेसिकली होती हैं- हकीकत पसंद लोग हूँ, मैं थोड़ी वैसी हूँ। मुझे पसंद है कि मैं जो चल रहा है सोसाइटी में, जो चीज़ें हो रही हैं वो लिखूँ। ख़यालात तो आते रहते हैं बिल्कुल। लेकिन ख़यालात को आगे बढ़ाना, बदलना, यही ज़िंदगी है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ख़वातीन और हज़रात, वो ये है कि जिस तरह अभी सिद्रा कह रही थी, सिद्रा ये चीज़ मैं भी कभी सोचता हूँ ज़ाती तौर पे भी कि पैसे की चकाचौंध इतनी होती है और एक लग्जरी लाइफ आपको इतना खींच रही होती है अपनी तरफ कि आप कभी कभी अपने शौक़ और जिन चीज़ों में आपका दिल होता है या जिन चीज़ों में आप वाकई बिलीव करते हैं उनको आप साइड पे रख के जो बिक रहा है फिर उसी में खड़े हो जाते हैं कि यार चलो पैसे तो आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा दूसरी सोसाइटीज़ या दूसरे ममालिक में तो नहीं है। टैलेंट को आगे बढ़ाया जाता है, यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा है, ये होना नहीं चाहिए। आर्ट एंड लिटरेचर वाले बेचारे रुल रहे हैं, ये हकीकत है। आर्टिस्ट भी ना बिल्कुल रुल रहे हैं, मतलब ये नहीं कि अच्छा जो मार्जिन है उसको नहीं दिया जा रहा, जो बस चलते आ रहे हैं उन्हीं को अच्छाई बताई जा रही है। ऐसी चीज़, ऐसी बहस और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरी बहुत दफ़ा बहुत से लोगों के साथ हो चुकी है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ इवन। लेकिन सिद्रा जब आप किसी को गलत उर्दू बोलते हुए सुनती हैं आप उन्हें दुरुस्त करती हैं? नहीं, मैं खुद भी इतनी पुख्ता उर्दू नहीं बोलती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते सीख जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। यही मैं अपनी शेफ़ मुनीज़ा को भी कहता हूँ कि शेफ़ मुनीज़ा फ़िक्र मत करें, आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत जल्द सीख जाएंगी। शेफ़ मुनीज़ा आप सुन रही हैं हमारी यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे बहुत सी जगहों पे गलती हो जाती है उर्दू में, तो मैं आपसे क्लासेस लेने आ जाती हूँ। अगर आपने क्लासेस लेनी तो आप सिर्फ उर्दू की क्लासेस लेंगी बस? हाँ, अभी फिलहाल उसी की ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की चलिए ज़बरदस्त। ख़वातीन और साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है सिद्रा करीम जो कि CEO है उर्दू अदब फाउंडेशन की। उर्दू के लिए कोई काम करे आजकल के दौर में बड़ी ज़बरदस्त बात है। अभी सिद्रा ने अपनी पहली किताब लिखी है कुछ भीगे अल्फाज। सिद्रा नज़्में भी लिखती हैं। सिद्रा नज़्मों के लिए आप क्या आपके थॉट प्रोसेस होता है? जिसे आपने कहा हकीकत पसंद है, अब क्या स्ट्रीट क्राइम्स पे लिखती है नज़्में? किस पे लिखनी है? स्ट्रीट क्राइम्स पर नहीं। अच्छा, जब इंसान लिख रहा होता है तो मुझे लगता है शायर स्पेशली राइटर के लिए तो एक कहानी ज़रूरी है, लेकिन शायर के लिए कहानी ज़रूरी नहीं होती, वो उसके ख़यालात होते हैं। और शायर कभी बनता नहीं है या बनाया नहीं जाता, वो पैदा होता है। बिल्कुल। तो उसकी जो चीज़ें होती हैं वो उसके माइंड में चल रही होती हैं या उसके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात होती है, बाद में वो उसकी शायरी के उस पर निकलती है। बिल्कुल सही। तो नज़म मैं आपको सुना देती हूँ कोई। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये आपने कब लिखी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दुआ, और ये नज़म रिलेट करती है बारिश से। बारिश से? जी। फिर हल्की हल्की बारिश बरसी, फिर हल्की हल्की बारिश बरसी, सर्द हवा का रक्स भी है, खाक में खुशबू जाग उठी और चारों तरफ तेरा अक्स भी है। क्यों बादल इतना गहरा है, क्यों चाँद पे जुल्फ़ का पहरा है, क्यों बादल इतना गहरा है, क्यों चाँद पे जुल्फ़ का पहरा है। कुछ किस्से तुम्हारी यादों के, कुछ ख्वाब तुम्हारे वादों के, कुछ किस्से तुम्हारी यादों के, कुछ ख्वाब तुम्हारे वादों के, मेरे दीदा दिल में बसते हैं, फिर ज़ख्म जुनून पर हंसते हैं। फिर बूंद बूंद में बारिश की, इस दिल ने किया है याद तुम्हें, फिर बूंद बूंद में बारिश की, इस दिल ने किया है याद तुम्हें, मेरा रब रखे आबाद तुम्हें। ओह ब्यूटीफुल। नज़म अलग होती है और गज़ल अलग होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तो टोटली अंडरस्टैंड। हाँ, तो मैंने कहा ये क्लियर कर दूं मैं नहीं, आपको। मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म है। नज़म अलग होती है, गज़ल अलग होती है, रुबाई अलग होती है। जी, बिल्कुल, ये चीज़ें तो हम सबको पता है। आपको पता है सर? हाँ, थोड़ा बहुत पता है? चले सही है, पता होना चाहिए।
लेकिन मुझे एक बात बताएं, जिस तरह बहुत सारी पास्ट में बड़ी मशहूर शायराएँ गुजरी हैं जो कि उनके जो आई थिंक मुताले थे या उनकी जो शायरी थी ज़ाती ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा बेस करती थी, ज़ाती ज़िंदगी की जो खलिश होती है या जो कमियां होती हैं या कोई भी ऐसी बात होती है जो कि दिल में रह गई। तो इस तरह भी आपने कहा ये जो दुआ है ये जो अभी आपने लिखी जाता है कि आपकी बाकी नज़में हैं या गज़लें हैं जो आप लिख रही हैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी का अक्स होता है? कभी कभी होता है बिल्कुल होता है। अक्सर लोग कहते हैं या अक्सर शायर कहते हैं, मैं खुद अपने उर्दू अदब फाउंडेशन पर एक प्रोग्राम करती हूँ, लेट्स टॉक विद यूएफ, तो उसमें अक्सर लोग मुझे कह रहे होते हैं कि हादसा ज़रूरी है शायरी के लिए, बट मुझे लगता है कि शायर ज़रूरी है भी और ज़रूरी नहीं भी है। काफ़ी शायर या काफ़ी राइटर्स ऐसे हैं जो खुद ही, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था 2014 में, तो तब तो मतलब आई वॉज नथिंग और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि मैं कुछ कर सकूंगी या अपनी एक हॉबी को अपना प्रोफेशन बना सकूंगी। तो उस वक्त तो मेरी ज़िंदगी में कोई हादसा नहीं था, लेकिन लिखते के साथ साथ हादसा होते गए जी, होते गए। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आपको अल्लाह ताला ने किसी चीज़ के लिए असाइन किया है, अब हम कोर्स ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल प्ले करने के लिए तो आए हैं, और जब आप वो रोल प्ले करने के लिए शुरू करते हैं अपना सफ़र, तो मेरे ख्याल से उसकी फिर तैयारी भी शुरू हो ही मेरी अम्मी का इसमें इस सफ़र में बहुत ज़्यादा हाथ है। मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि तुम्हारी जो हॉबी है ना, तुम उसी को प्रोफेशन बना दो। वेल, मैं काफ़ी चीज़ों में गई, काफ़ी काम की मैंने, कोई काम ज़िंदगी में नहीं छोड़ा है, सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। तो बस उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा जो ये है ना, इसमें तुम बहुत कमांड रखती हो, नसर में, राइटिंग में, तुम इसकी तरफ आ जाओ। तो मैंने सोचा हाँ वाकई मैं जो डायरीज़ भरती रहती हूँ मैं इसको शाया करना स्टार्ट कर दूँ। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है सिद्रा कि आपने कोई चीज़ लिखी हो बहुत दिल से, फिर प्रिंट भी कराई हो, लेकिन उसको वो रिस्पॉन्स ना मिला जो आप एक्सपेक्ट कर रही हो? हाँ, ऐसा हुआ है। तो फिर दिल टूटता है आपका? नहीं, मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ कि नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। हाँ। अच्छा, किसी भी आर्टिस्ट के लिए क्या कमर्शियल एस्पेक्ट ज़रूरी होता है यार? आई गेस होता है। हाँ, होता है, ज़रूरी होता है ना कि लोग पसंद करें। हाँ, होता है कि लोग पसंद करें। राइटर के लिए बहुत ज़्यादा ही होता है। मुझे लगता है कि जो आप लिख रहे हो और वो किसी को अगर समझ में आ रहा है तो ये आपकी जीत है, नहीं आ रहा तो फिर आप हार गए, कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल सही करें। ये कुछ भीगे अल्फाज के बारे में बताइए। कुछ भीगे अल्फाज मेरी पहली किताब है जो लास्ट ईयर नवंबर में शाया हुई। इस साल नवंबर में उसकी फ़र्स्ट बर्थडे होगी और उस पर एक सेलिब्रेशन भी हमने रखा है, एक कॉन्फ्रेंस रखी है। उर्दू अदब की भी फ़र्स्ट बर्थडे है और कुछ भीगे अल्फाज की भी। तो इसको ये बस मैं एक टाइम से लिखती आ रही थी चीज़ें, तो मुझे है किस बारे में? ये बेसिकली ज़िंदगी के बारे में है, ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है जो अक्सर लोग सुनना पसंद नहीं करते, तो शायद पढ़ के सुधर जाएं। ऐसी बात है। अगर पढ़ के सुधर सकते तो सब सुधर ही ना गए होते। मे भी आधे सुधर गए हैं अफसोस शायद। तो ये कि पढ़ते भी तो नहीं है ना यहाँ पे लोग। हाँ, ये बहुत अच्छा, राइटर्स भी नहीं पढ़ते। मैं काफ़ी लोगों से मिली हूँ जो हमारे शौरा इकराम में से ऐसे मुझसे कहते हैं कि अच्छा मैं इनको तो नहीं जानता या मैंने इनका तो नाम मैंने तो नहीं सुना हुआ। तो मैं कहती हूँ यार आप, मतलब मैं उस वक्त मुंह पे तो नहीं कह रही होती, बट मुझे दिल पे ये होता है कि यार ये कैसे आप इतने जो नाम अभी जो रेगुलर बेसिस के नेम्स हैं इनको तो आप चले पुरानों की बात नहीं करते, रेगुलर की तो है थोड़ी बहुत। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की एक बड़ी मशहूर लाइन है कि वो लोग जिनको पढ़ना चाहिए वो लोग लिख रहे हैं। बिल्कुल, ये कितनी ज़बरदस्त उनकी एक बात है, ये दिमाग में मेरे रह गई। बिल्कुल कि ऑफ कोर्स बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम लोग प्लेस भी कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जो कमर्शियल एस्पेक्ट है यू कैन नॉट इग्नोर दैट, वो तो ज़रूरी है, लेकिन जितने भी अच्छे राइटर्स हैं उनको आगे आना चाहिए। सिद्रा, जो लड़के लड़कियाँ लिखना चाहते हैं या जो उस अभी अपने पढ़ तोड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है, उनके लिए जो आपका फाउंडेशन है उर्दू अदब फाउंडेशन, वो किस तरह हेल्प आउट करता है? काफ़ी इसमें नामी ग्रामी राइटर्स हैं, ठीक है, जो दिलावर अली आज़र साहब हैं और उनकी हमने क्लासेस काफ़ी रखवाई हैं, फ़िक्री नसर पर और गज़ल की फ़िक्री तश्कील पर, इस तरह की काफ़ी क्लासेस होती हैं जो उर्दू अदब फाउंडेशन रखवाता है। और साथ साथ इस्लाह भी होती है, अगर कोई अटेंड नहीं कर पा रहा तो हम ऑनलाइन उसकी इस्लाह करवाते हैं, किताबों की भी, नसर की भी, गज़ल की भी। मैंने खुद अपनी इस्लाह करवाई है, मतलब इस्लाह ज़रूरी एक राइटर और एक शायर के लिए, वरना अगर आपकी कोई भी एक गलती है ना, अच्छा आपका जो सीनियर शायर होता है ना, उससे बहुत होता है कि आपने ये चीज़ सही नहीं लिखी है और आप इसको दोबारा ख़त्म कर दें या लिखे ही ना,
पहली बात ही आती है, तो फिर वो आप डर जाते हो कि नहीं यार ये ख़त्म होते होते बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ऐसा वक्त भी आता है कि कभी कभार आपका माइंड नहीं चल रहा होता, कभी कभार आपका हाथ नहीं चल रहा होता, आप नहीं लिख पा रहे होते, 2-2 महीने गुजर जाए ना तो वो एक रिदम टूट जाती है, वो टूटनी नहीं चाहिए, उसके लिए इस्लाह ज़रूरी होती है। बिल्कुल सही कह रही। शेफ मुनीज़ा बहुत शौक़ रखती हैं शेर व शायरी में और पढ़ने में शायरी, है ना शेफ मुनीज़ा? बता रही थी उस दिन। हाँ बिल्कुल, शेर में, चीते में, टाइगर में, सब में। नहीं सीरियसली शेफ मुनीज़ा ने उस दिन हमें बड़ा अच्छा शो में एक बड़ा अच्छा अपना तजुर्बा बता रही थी कि शेफ मुनीज़ा की जब माशाल्लाह शादी हुई थी तो जो पहली इवनिंग नहीं होती ससुराल वालों के साथ, तो इनकी सास ने कहा कि प्लीज़ कोई गज़ल सुनाओ, तो इन्होंने वो सुनाई थी, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा। तो उसके बाद ये मेरी सास ने हमें खुद कॉल करके बताया जी था। क्या कह रही है? नहीं मुझे पता चला था, मैंने कहा अरे वाह ये तो बड़ी जबरदस्त नहीं, बात है। बिगड़ा जाए नहीं, बिगड़ा वही दिया था उन्होंने मुझे। अच्छा हाँ फिर आपने सही करा। हाँ, कोशिश जारी है अभी। कोशिश जारी है। हाँ, बिल्कुल वो आपके बारे में भी यही कह रहे थे। दूल्हा भाई यही कह रहे थे शेफ मुनीज़ा। आप तो उन्हीं का साथ देंगे ना। लेकिन सिद्रा ऑफ कोर्स ये बातें तो हमारी शेफ मुनीज़ा के साथ चलती रहती हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं उर्दू अदब की, बहुत ज़्यादा उर्दू आजकल हमारी इंस्पायर हो जाती है मूवीज़ से, और जो कि अक्रॉस द बॉर्डर है उनकी भी उर्दू, उनको तो पता है वो तो एक दूसरी ज़बान में होती है। उर्दू पूरी दुनिया में उर्दू के जो ड्रामे हैं पाकिस्तान में बनते हैं, ख़वातीन और हज़रात, उर्दू पाकिस्तान में पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, पूरी दुनिया में उर्दू यहाँ बोली जाती है सबसे ज़्यादा। और उर्दू एक बहुत ही खूबसूरत ज़बान है, और उर्दू अदब फाउंडेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन है जो कि सेमिनार्स करता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुशायरे करता है, और जितने भी इवेंट्स होते हैं उर्दू अदब फाउंडेशन के, वो आप कराची में ही ज़्यादा जी, ज़्यादातर आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में और डिफरेंट लोकेशंस पर। वो हमारे पेजेस पर कोई भी अगर आना चाहे तो रब्ता कर सकता है, फ्री फॉर ऑल होता है, मैं कोई पासेस वगैरह कोई चार्जेस नहीं रखती। अच्छा, ओपन फॉर ऑल। हाँ ज़बरदस्त, open very for nice। आपका अगला मुशायरा कब? अगला नवंबर में है 12 को, मुशायरा भी है, एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें 3 सेशंस हैं। तो पहला सेशन है उसमें अफसाना और उर्दू ड्रामास पर अब की सदी में क्या चल रहा है, पहला सेशन ये है। सेकंड है किताबों की रौनमाई, थर्ड है मुशायरा। ज़बरदस्त। और ये 12 नवंबर को है? 12 नवंबर आर्ट्स काउंसिल कराची। ज़बरदस्त। आपने मुझे दावतनामा नहीं दिया, लेकिन मैं खुद आ जाऊँगा। नहीं, मैंने आपको दावतनामा दे दिया है और मैं आपको कार्ड भी दूंगी। अच्छा, जाते जाते मैं चाहता हूँ कि आप अपनी किताब कुछ भी के अल्फाज से कुछ थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाऊं। ये मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी, आई गेस व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। क्लास 9 में? जी, तो ये सबको बहुत पसंद आई थी। गज़ल है लड़की पर। एक खूबसूरत ख्वाब है मेरा पर ताबीर का डर भी है, एक खूबसूरत ख्वाब है मेरा पर ताबीर का डर भी है, जिसमें ऊंची उड़ान, रोशन नाम और छोटा सा घर भी है। जब सोचूं मैं ताबीर को तो लोग डराते हैं मुझको, जब सोचूं मैं ताबीर को तो लोग डराते हैं मुझको। क्या ऊंचे ख्वाब तू देखती है, क्यों वक्त को ज़ाया करती है। रोशन नाम तू कर लेना, ससुराल में जाकर पढ़ लेना। उड़ान को अपनी थाम के रख, तू लड़की है ये जान के रख। क्यों लोग नहीं समझते हैं, कुछ कर दिखाना है मुझको, एक नाम कमाना है मुझको। जिस राह पर मुझको चलना है वो राह तरक्की की तो है। मैं अपनी हद को जानती हूँ, मज़हब को भी तो मानती हूँ। तो क्या हुआ अगर लड़की हूँ, मैं भी तो एक दिल रखती हूँ। भला फिर बतला दे मुझको ये, क्यों ना देखूँ मैं ख्वाब बड़े। भला फिर बतला दे मुझको ये, क्यों ना देखूं मैं ख्वाब बड़े। एक हौसला ही तो है मुझ में, क्यों ये छीनना चाहते हो। सच को तुम क्यों झुटलाते हो, एक दिन ऐसा भी आएगा जो हकीकत में ढल जाएगा। कुछ सर चढ़ा कुछ जोश भरा, ये हकीकत सा ख्वाब मेरा। ब्यूटीफुल, वेरी क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है। ख़वातीन और हज़रात, क्लास 9th में जब सिदरा थी तब इन्होंने लिखी थी, और ऑफकोर्स जब क्लास 9 में बच्चियाँ होती हैं तो यही ख्वाब देखती हैं, और लोग डराते भी हैं आपको कि ये क्या ख्वाब तुम देख रही हो, क्यों वक्त ज़ाया कर रही हो। बहुत सी चीज़ें मैंने कहा ना मेरी लाइफ में हुई हैं, जिसकी वजह से एक है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ तक आने का एक ख्वाब ही था, और ख्वाब भी होता है जो आपको हौसला देते हैं। और अगर आप में हिम्मत है, कहते हैं ना कि अगर आप में हिम्मत अकेले चलने की है तो एक वक्त में काफ़िला होता है। बिल्कुल तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये वक्त आ चुका है मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम यही दुआ करते हैं कि आप इसी तरह कामयाबियों के सफ़र तय करती हैं। लेकिन सिद्रा आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात की थी जो कि हमारी ऑडियंस के लिए भी बड़ी करामत साबित होगी। सिद्रा ने कहा कि इनकी अम्मी ने आइडेंटिफाई किया कि सिद्रा तुम इस चीज़ में बहुत अच्छी हो और तुम ये चीज़ को ज़रूर प्रोफेशन बनाओ और इसमें और मेहनत करो। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग अगर अपने बच्चों में इस तरह का कोई टैलेंट देखें तो उस टैलेंट को इग्नोर मत कीजिए। ये एक अल्लाह ताला की देन होती है, ये जो आर्ट
और क्राफ्ट का टैलेंट होता है, ये बड़ी ज़बरदस्त एक खूबी है जिसको हमें निखारना चाहिए, जिनको अपने बच्चों को हमें और कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स करानी चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। जब छुट्टियां आती हैं, विंटर वेकेशंस आती हैं, समर वेकेशंस आती हैं, तो उनके ये जो शौक़ होते हैं, उनकी ये जो अल्लाह ताला की तरफ से एक अता होती है, हमें इस चीज़ को और निखारना चाहिए। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, हमको इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको पता है आर्ट्स में लोग अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि फैमिली की सपोर्ट नहीं होती। हमें अपने बच्चों को आर्ट्स में सपोर्ट करना चाहिए, अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है तो हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, तो फिर इस तरह के ज़बरदस्त पाकिस्तानी रोनमा होते हैं। थैंक यू वेरी मच सिद्रा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। वी विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी किताब नहीं जी बिल्कुल, थैंक यू, ये मैं ज़रूर पढ़ूंगा। कुछ भीगे अल्फाज ख़वातीन और हज़रात, आप लोग भी इसका एडिशन ज़रूर लीजिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू सिद्रा। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, वापस रख दिया है। कैसी शबुनी साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या बना रही हैं आज आप? आज बना रहे हैं चॉकलेट फज ब्राउनीज। सीरियसली? अब इस पे भी शक्लें बनाएंगी, ये क्या नहीं बात नहीं है? नहीं, मैंने खुशी में कह रहा हूँ कि वाकई हाँ वाकई वेरी नहीं, नाइस। खुशी वाला रिएक्शन नहीं था, एकदम खुशी क्योंकि पता नहीं, मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि आप खीर, फिरनी, हलवा इस तरह की चीजें ज्यादा अच्छी वो बनाती तो हैं। ज्यादा अच्छी होती हैं। अच्छी होती है। मैंने कहा है कि गलत होगी? सवैयाँ। सवैयाँ, शीर खोरमा, गजरेला, गजरबत, हाँ हाँ, लौकी का हलवा, हाँ नजरबद। नजरेबत। नहीं लेकिन अच्छी बात है, बनाए अच्छी बताएं। बात है ना? बताएं, रेसिपी बताएं हम। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास है लिक्विड चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट, ठीक है, कुकिंग ऑयल, गुड़, ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर, कोका पाउडर, मैदा, डार्क चॉकलेट, दूध, अंडा, अरे वाह, तालियां। वनीला एसेंस सीटी हर इंग्रेडिएंट सही बताए और वनीला एसेंस। वनीला एसेंस है, सही बताएं। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस रेसिपी में थोड़ा सा टाइम बेकिंग होने में लगेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि अवन जो है वो ऑन कर दिया था, उसको 180 पे आपने रखना है। मैंने उसको जो है ऑन करके प्री हीट कर लिया। साथ साथ मैंने जो पैन था, मेरा 8x8 का पैन है ये, जिसमें हम फज ब्राउनीज़ बनाएंगे, वही ब्राउनीज़ बनाना सिखा रही हूँ जो कमर्शियली आप इतनी एक्सपेंसिव बाय करते हैं। घर पे भी ऑब्वियसली आप जिस ब्रांड की चॉकलेट लेंगे उस पर वेरी करेगी इसकी कॉस्ट, लेकिन बहुत बेहतरीन बनती है और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये 8x8 का हमने पैन ले लिया, इसको मैंने ग्रीस करके और बटर पेपर लगा दिया ताकि हमारी ब्राउनीज़ इस पर स्टिक ना हो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बता दूँ, जब भी हम बेकिंग करते हैं तो बेकिंग करने का एक ये तरीका होता है कि आपने जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं पहले उसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम उसमें मिक्स करेंगे। ये हमेशा एक टिप है जो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो अंडा ले रहे हैं। अंडा हमेशा अलग प्याले में लिया करें जब भी आप यूज़ कर रहे हो। इसका रीज़न ये है, इसमें बताएं क्या रीज़न है, अंडा डायरेक्ट क्यों नहीं ऐड कर लेते हम? सोचें क्या रीज़न हो सकता है इस बात के पीछे। अंडा खराब भी निकल सकता है। बिल्कुल सही में? बिल्कुल। हाँ। ठीक है, तो आप सारा इंग्रेडिएंट्स डाल दें और फिर अंडा खराब पूरा चला गया तो वो सारा आपका वेस्ट हो गया। अच्छा, तो अच्छा, जब भी एग यूज़ कर रहे हैं उसको अलग प्याले में उसको ऐड कीजिए, फिर उसको जो है वो आप डालिए। मान गए ना? अब तो मान गए ना? मैं तो शर्मिंदा कब से आपका नमक हलाल भाई हूँ। आए हाय। आपका नमक तो खा चुका हूँ, कितनी बार आपका नमक खाया मैंने, देखिए। बिल्कुल। अच्छा, हमने एक अंडा लिया है इसके अंदर और ये हमने 60 ml जो है 60 ml हमने ऑयल लिया है। इसका मैं आपको कप में मेजरमेंट्स नहीं बताऊंगी, उसका रीज़न ये, कप में कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है। मेजरिंग स्केल से आप जो हम वेट बता रहे हैं वो एक्यूरेट होता है, उससे आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अक्सर हम जो है कप्स में बता देते हैं, हमारे पास वेरी कर जाती है, आपके पास वेरी कर जाती है और फिर आपकी वो चीज़ उस तरीके से नहीं बन पाती और आप लोग की शिकायत होती है कि हमारी
हमारी ये रेसिपी तो उस तरीके से नहीं बनी। तो उसका रीज़न ये है कि मेजरमेंट में कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अब साथ साथ इसके अंदर जो है हम ब्राउन शुगर ऐड करेंगे ताकि जब हम इसको बीट करें तो शुगर हमारी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, तो ये मैं इसके अंदर ब्राउन शुगर मैंने तकरीबन 50 ग्राम्स लिए। शुगर हम इसमें कम इसलिए ऐड करें क्योंकि हम यहाँ पे ऐड करेंगे मेल्टेड चॉकलेट, जिसकी वजह से वो फाजी और गुई सा जो टेक्सचर आता है इसका वो इसकी वजह से आएगा। मैदा कम जाता है और ब्राउन शुगर इसलिए हमने कम यूज़ करी कि चॉकलेट की अपनी मिठास होगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये हमने अराउंड 125 ग्राम्स ली है। वो गुई और उस तरह का हाँ, जो जो होता है। टेक्सचर आता है उसका। हाँ, जहर लगता है मुझे वो। मजाक कर। अच्छा, जो है तो फिर आप ये जहर मत खाइएगा आज। अच्छा, इसको हमने चॉकलेट को क्या किया था कि हमने मेल्ट कर लिया था। कोई भी कुकिंग चॉकलेट आप ले लीजिए, उसको आपने मेल्ट करने का तरीका हमेशा ये है कि आप जब भी चॉकलेट मेल्ट कर रहे हो उसको आपने छोटे छोटे चंक्स में कट कर लेना है। माइक्रोवेव करेंगे 15 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए। ज़्यादा करेंगे चॉकलेट जल जाएगी, वो जो आप कहते हैं ना कर्डल सी हो गई हमारी चॉकलेट फट गई या ऑयल सेपरेट हो गया उसमें से। उसका रीज़न ही ये होता है कि आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं। चॉकलेट को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दिया जाता, या तो डबल बॉयलर पे करें या फिर माइक्रोवेव करें 10 सेकेंड्स के लिए, उसको निकाला मिक्स करा। अगर आपको अभी भी लग रहे हैं उसके अंदर चंक्स हैं तो आप दोबारा 5 सेकंड के लिए करें, 10 सेकंड के लिए करें, दोबारा मिक्स करें तो वो पूरी मेल्ट हो जाएगी। शेफ अनीता, जो लोग चॉकलेट को उसके पैकिंग में रहने देते हैं और बॉइलिंग पानी में पैकिंग समेत डाल देते हैं कि वो मेल्ट हो जाए, वो भी तो तरीका होता है। वो भी तरीका होता है, लेकिन उसमें भी चांस होता है उसमें भी ज़्यादा टेम्परेचर का। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप डबल बॉयलर ले लीजिए, यानी कि नीचे आपने गर्म पानी का पॉट रख दिया, उसके ऊपर आपने कोई भी ग्लास बोल या हीट प्रूफ सेफ जो बोल्स होते हैं वो रख दिए और उसके अंदर आप मिक्स करते जाएंगे चॉकलेट को, तो वो मेल्ट हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी। अच्छा, मैं इसके अंदर वैनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये तकरीबन हमने 2 से 3 ड्रॉप्स जो है हमने वैनिला एसेंस ऐड करा। इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसको हमें बीट नहीं करना है, सिर्फ इतना इसको बीट करना है। नट्स भी तो हम डाल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ? वो लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं, वो आप डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं। ये बेसिक रेसिपी है, ठीक है। इसमें आप कैरमल ऐड कर दीजिए, वाइट चॉकलेट ऐड कर दीजिए, नहीं, जिस तरह अगर काजू वगैरह है Nuts उसका add बिल्कुल कर पाउडर जो होता है, अगर वो इस पॉइंट पे हम ऐड करें तो हल्का सा फ्लेवर तो आएगा, बिल्कुल फ्लेवर आएगा इसका, लेकिन वो जुड़ नहीं पाएगी क्या? हाँ उसमें बाइंडिंग नहीं आएगी। और फिर फ्लावर का आपको रेशो, अगर बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में करें तो फ्लावर का रेशो में फिर डिफरेंस आ जाएगा आपकी रेसिपी में। अगर आप नट्स एज अ नट फॉर्म में थोड़े से मोटे मोटे ऐड करें तो लास्ट में आप उसको ऐड कर दें। ठीक है, तो ये जो है हमने सिर्फ इतना मिक्स करना है कि जो हमें हमारी ब्राउन शुगर है बस वो डिज़ोल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको फ्लफ़ी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा फज ब्राउनीज फ्लफ़ी नहीं होती है। ठीक है, वो थोड़ी सी हाँ। थोड़ी सी बिस्किट की तरह की होती है ना, थोड़ी फ्लैट होती है, फ्लैट होती है बिल्कुल। हाँ। तो ये इस जब आप इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा बीट करते हैं किसी अंडे को और शुगर को तो वो फ्लफ़ी पे चली जाती है। शेफ अनीता, आपने पर्पसली व्हाइट शुगर यूज नहीं किया? हाँ, क्यों? एक तो वाइट शुगर का जो फ्लेवर था वो बहुत ज़्यादा निकल के आता, ब्राउन शुगर का थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली अगर Of वाइट course, शुगर हाँ, कम मीठी होती है। ठीक है, और उससे ब्राउन शुगर से इसको कलर बड़ा प्यारा मिलेगा। जो चॉकलेटी कलर होता है ना वो, तो उसका 2 रीजंस हैं। ठीक है, और ब्राउन शुगर ही इसमें ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। ठीक है। ठीक है, अब जो है हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, दूध भी हम इसमें डाल के और मिक्स कर लेंगे, फिर एक साथ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। दूध हमने जो है 225 ml जो है वो लिया है। ठीक है, तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया, इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसमें इस प्रोसेस में टाइम नहीं लगता है, आपके इंग्रेडिएंट्स अगर प्रॉपर्ली मेजर्ड है, निकले हुए हैं, तो बस बेकिंग में जो है वो 30 to 45 मिनट्स इसको लग जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने जो मैदा लिया है और कोको पाउडर और हमारा बेकिंग सोडा जो है हमने 1 टेबलस्पून ये लिया है, तो ये इसमें मैदे में हम शामिल कर देते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं हम। ठीक है, इसके साथ जब बेकिंग सोडा डालने के बाद एक केमिकल प्रोसेस इसमें एक्टिवेट हो जाता है, तो आप हमेशा अपना पैन, अपनी हर चीज़ रेडी रखें ताकि आप जो है इसको फ़ौरन अवन के अंदर रख दें। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे वो जो है इसमें थोड़ा सा एयर इनकॉपरेट नहीं हुई या बबल्स वो चीज़ आनी चाहिए थी, वो टेक्सचर वैसा नहीं आया। तो उसका रीज़न ही ये है कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर किसी भी रेसिपी में जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसको बाहर छोड़ देते हैं और उसका केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है, और फिर उसके बाद आप जो है उसको बहुत देर में ऐड करते हैं तो वो प्रोसेस हो के ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, बस इसको हम मिक्स कर लेंगे तो हमारी जो है ये
रेसिपी रेडी है। और शेफ मुनीजा, इसमें से कितनी ब्राउनीज बन सकती हैं? इसमें अराउंड 9 जो है आपकी बन जाएगी, लेकिन आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने छोटे पीसेस या बड़े पीसेस कट कर रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है। ख़वातीन और हज़रात, आज हम बना रहे हैं फज ब्राउनीज। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। इस वक्त हम बना रहे हैं फज ब्राउनीज और हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल रेडी है। ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है ये देखते हैं, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर किस तरीके का है। ठीक है, इसी की वजह से जो ऊपर एक जो उसका क्रस्टी सा आ रहा होता है वो इसी की वजह से आ रहा होता है, क्योंकि इसका बैटर का बिल्कुल वो तरीका अलग है बनाने का और असेंबलिंग का। ठीक है, बस दैट्स इट। इसको हम यहाँ पे डालेंगे और हम यहाँ पे चॉकलेट चंक्स यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है कोई भी व्हाटएवर फ्लेवर की आप चॉकलेट स्प्रेड्स अक्सर लोग ऐड करते हैं, आप वो कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसके अंदर नट्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर कैरामल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वो कैरामल वाली कैंडीज़ जो आती हैं, टॉफ़ीज़ चॉकलेट जो आती है, वो भी आप इसके ऊपर ऐड करके इसको एज अ कैरामल फ्लेवर कर सकते हैं। शेफ मुनीजा, जो नट्स आप डालने का कह रही थी वो इस पॉइंट पे डालते हैं? हाँ, इस पॉइंट पे आप इसको डाल दीजिए। बस इसको हम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, और जब भी बेकिंग करें, कोई भी आप पैन यूज़ करें, कोई भी, इवन कपकेक्स बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं, हमेशा उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए पैन के हाफ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो केक्स राइज हो रहे होते हैं, फिर वो राइज जब होते हैं तो वो पैन से आउट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और सुनिए, पैन को प्रेप कैसे करते हैं? अच्छा, मैंने इसके ऊपर जो है वो बटर लगाया और उसको स्प्रेड करा ब्रश की मदद से, और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया। अच्छा, आपने बटर के ऊपर बटर पेपर? हाँ, और जिससे वो स्टिक हो गया बटर पेपर इसके ऊपर पैन पे। अब जब भी हमारी ब्राउनीज बेक हो जाएंगी, बहुत इजीली निकल आएंगी और बटर पेपर भी इसके ऊपर से आराम से निकल जाएगा। अच्छा, ये देखें, मैंने इसको इस तरीके से इवनली स्प्रेड कर दिया है और इसके ऊपर ये हम चॉकलेट जो है वो चंक्स मोटे मोटे ऐड करें, क्योंकि जब ये गर्म होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। हाँ, इतना मज़े का इसका टेक्सचर आएगा। हमने बहुत मोटे मोटे चंक्स लिए, तो वो एक जो इसका टेक्सचर आएगा बड़ा अच्छा सा आएगा। और ये डार्क चॉकलेट है? हाँ, डार्क चॉकलेट ले लीजिए, मिल्क चॉकलेट ले लीजिए, वाइट चॉकलेट ले लीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम यहाँ पे डार्क चॉकलेट यूज़ करें क्योंकि हमें चॉकलेट फज ब्राउनीज जो एक्चुअली जो चॉकलेटी बहुत ज़्यादा होती है, हमें वो फ्लेवर चाहिए। ठीक है, बस इसको अब हम अवन में ऐड करेंगे। और सुनिए, अवन को आपने प्री हीट किया हुआ है? अवन को मैंने प्री हीट कर दिया था। 180 पे आपने प्री हीट करना है। जब 180 पे पूरा टेम्परेचर आ जाए, उसके बाद आपने ये ब्राउनीज उसके अंदर रखनी है और 30 से 45 मिनट जो है वो लगेंगे। 30 मिनट से पहले आपने अवन तो बिल्कुल भी नहीं खोलना, और फिर उसके बाद अगर आप खोल के चेक करें तो कोई भी टूथपिक लीजिए, कोई स्टिक ले लीजिए वुडन, उससे आपने इसको प्रिक करके चेक करना है। अगर वो गीली आती है तो इसका मतलब है आपका जो बैटर है, केक है या ब्राउनी जो भी है वो कच्चा है। अगर वो बिल्कुल क्लीन बाहर आती है तो इसका मतलब है वो डन हो चुका है। ठीक है, बस अब इसको हम अवन में डाल रहे हैं। ठीक है, ये आप अगर हमारा कैमरा शो करें, अवन रेडी? बिल्कुल आराम से हीट आएगी इसमें से। सही बताया। हाँ, आप आगे आए ना फिर। अच्छा जी, ये देखिए हमने सेंटर में इसको बिल्कुल रखा है और अब ये बेक हो रहा है। और अवन आप तक लेकर आए हैं 4 टाइल, और हमने जो है वो 45 मिनट्स का टाइमर भी लगा दिया है। टेम्परेचर हमारा सेट है और ये कितनी देर में तैयार होगा? तकरीबन 30 to 45 मिनट्स में। 30 to 45 मिनट में तैयार होगा। और हम आपकी मुलाकात कराते हैं 2 बेहतरीन लोगों से। ख़वातीन और हज़रात बहुत मुख्तलिफ काम करते हैं। हमारे साथ हैं माहिन इरफान, जो कि एक फैशन ब्लॉगर हैं, और उनके साथ साथ है हसन खालिद, जो कि एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर है। कैसे हसन आप? I'm good. How are you? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं माहिन? Alhamdulillah. अच्छा, कब से कर रही हैं माहिन आप ये काम? The blogging thing, जी, इसको 1.5 years हो गए हैं. 1.5 years हो गए हैं। वेरी And नाइस। the design brand, इसको अभी I have just started up, तो इसको 6-7 months हुए हैं. 6-7 months Yeah. पहले। After I have graduated. अच्छा, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? शुरू कैसे किया? Okay, so there's this thing when you go to a designer, तो एक वो होता है कि for a normal dress they would charge way too much, बहुत ज़्यादा होता है. तो for example, if I go for a normal dress, they would charge me 60,000, which does not make sense to at least me. But obviously it's the brand name, eventually it has to be like that. तो फिर मैंने सोचा my mom-in-law,
सो वी डिसाइडेड कि हम खुद क्यों नहीं कर लेते हैं. तो फिर वी सर्च्ड एंड हमने किया, देन वी स्टार्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ अ नेम कि हम क्या रख सकते हैं. देन शी सेड, फिर मैंने कहा नेम इनिशियल्स भी रख सकते हैं, वो अच्छा भी लगता है. तो फिर दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड देन इतना कॉस्टली नहीं था, जितना हमारा कॉस्ट होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके. एंड देन इट एक्चुअली फैसिनेटेड मी कि अच्छा सही है, मैं ये कर सकती हूँ. इट्स ऑल्सो माई मुझे लेकिन आपने लॉ पढ़ा हुआ, यू आर अ लॉयर. Yeah. आपने उस तरफ कभी प्रैक्टिस की? I You studied have corporate law, criminal law. I was really into criminal law. It Excellent. was actually my यहाँ तो passion. बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जिनके आप केसेस डील कर सकते हैं. मुझे criminal law का बहुत शौक था, but eventually my dad said कि इधर पाकिस्तान में you cannot do that because it's safe नहीं होता. Because if you look into criminal law, it's more into the NAB, FIA. तो वो फिर it's actually a threat वाला वो हो जाता है. Then I thought, पढ़ाई की हद तक ठीक है. हाँ, उन्होंने so कहा, I'm पढ़ a लो, lawyer, लेकिन I'm बाद not में- practicing. अच्छा, you're not practicing. No. अच्छा, हसन, how did you start fashion? फैशन ब्लॉगिंग बेसिकली आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर. तो मैंने कोई आई गेस 6 मंथ्स हुए हैं अभी स्टार्ट किया है, बहुत ही रिसेंटली. Okay. तो इसमें मैं बेसिकली बता रहा होता हूँ लोगों को कि आप मतलब फॉर एग्जांपल इंस्पायर कर रहा होता हूँ बिकॉज इन्फ्लुएंसर होते हैं हम लोग, राइट. तो मैं ये चाहता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको भी हम रिव्यू कर रहे होते हैं. जो ड्रेसिंग सेंस है उसके बारे में थोड़ा सा एजुकेट करना होता है. बिकॉज होता ये है कि आई एम नॉट सेइंग कि लोगों के पास सब कुछ नहीं है. यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत है लोगों के पास, दे हैव एवरीथिंग बट दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ स्टाइलिंग, राइट. मतलब उनको ये नहीं पता कि किस आउटफिट के साथ कौन से शूज़ आपको वेयर करने हैं, किस लाइक. और हाँ, वन मोर थिंग, मैं सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड्स प्रमोट नहीं कर रहा होता हूँ, मैं ये भी बता रहा होता हूँ कि हमारे पास लोकल ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जिसको यूज़ करके, बिकॉज हर एक की अफोर्डेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है. आपको पता है पिछले कोई तकरीबन 2-2.5 सालों से मैं आई ट्रैवल अ लॉट, मैं बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ एक्सटेंसिवली. लेकिन अब मैंने रियलाइज़ की कि सारी चीज़ें यहाँ पे मिल ही जाती हैं. चीज़ है मेरे ख्याल से बेहतर मिल जाती हैं यहाँ पे बहुत बिना अच्छी वजह. मिल जाती है. इतनी Also, महंगाई I've है. heard जो बाहर इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो यहाँ से उनका लेदर जाता है फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑब्वियसली वहाँ पर, तो फिर वो इतना लाइक एक्सपेंसिव करके देयर सेलिंग, बट यू नो इट गोज फ्रॉम हियर. Not only leather, I think all the denims they also Yeah, go from Pakistan. yeah. A lot of denim, a lot of cotton stuff goes. क्योंकि हमारा कॉटन और डेनिम आई थिंक वर्ल्ड में आई थिंक टॉप 5 में आता है. और कभी भी हम इंटरनेशनली ट्रैवल करें तो आप ज़रूर डेनिम्स की जो जीन्स, अगर आप डेनिम कभी ख़रीद रहे हो तो आप ज़रूर देखिएगा उसके अंदर मेड इन पाकिस्तान के टैग्स आपको बेतहाशा मिलेंगे. और ये चीज़ मैंने बड़ी रिसेंटली रियलाइज़ की कि आई थिंक यहाँ पे हमारे जितने भी लोकल स्टोर्स हैं या लोकल डिज़ाइनर वेयर, इवन जो रिटेल ब्रांड भी है, आई थिंक दे आर इक्वली गुड. आई थिंक इन सम रिस्पेक्ट बेहतर भी काफ़ी है. खबरतीन और हमारे साथ माहिद और हसन है. लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. वी आर विद टू वेरी यंग एंड वेरी डायनामिक पीपल. हमारे साथ माहीन और हसन मौजूद है. माहीन का एक ज़बरदस्त फैशन लेबल भी है NM के नाम से, राइट? So NM actually is my mom-in-law's name, initial, ठीक है. and my initial, and that's how we planned. ज़बरदस्त. अच्छा, और अभी हमारी मॉडल ने आपका ड्रेस भी पहना हुआ है. थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज़. There you go. अच्छा, so ये मेरा one of the best selling है. It's because अभी festive season is about to come and people need ऐसे कपड़े जो बहुत ज़्यादा भी नहीं हो and they go with the event. Probably मैंने इसका ये लाइट कलर इसलिए मैंने सोचा था because डे इवेंट्स में आपको लाइट कलर चाहिए होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल निक्का और सनडाउनर्स, उसके लिए मैंने बेबी पिंक सोचा था एंड इट हैज़ चिकनकारी फैब्रिक. तो पूरा द ओवरऑल मेरा आउटफिट इज़ चिकनकारी एंड इट गिव्स लाइक अ वेरी इंट्रिकेट लुक. बट माई पर्सनल चॉइस इज़ कि मैं ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स पे जाऊँ. So if you look at this, the dark blue, and then this is magenta, Yes. and then I As you have guys can emerald green too. Zabardast. Yeah. तो फिर eventually because these are तो बहुत ही like a ज़बरदस्त very है. basics and solid basic separates जो आप like you can wear it casually also, but if you want you can style it
with jewelry and bag and heels. सुनिए इसकी प्राइस रेंज क्या होगी इन ड्रेसेस Okay, so for this, it's around 10K. ठीक है। Yeah, and because it's also about the stitching and The then cut. the cut and the fabrics. But this has cut work on the sleeves, then it has इसके दामन पर भी cut work है, and then the embellishments that are done, and then I have scallops on the dupatta. तो उसकी वजह से इसका it's around 25, 26 ऐसे है. जबरदस्त। Yeah. और ये जो अभी हमारी मॉडल पहने हुए हैं ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा ना? Yeah, no. मैंने अच्छा। जैसे मैंने बताया था आपको, मैं इतना एक्सपेंसिव नहीं रखती हूँ. दिस लुक्स अ वेरी लाइक यू नो फॉर्मल आउटफिट, लेकिन ये है अराउंड 24, 25. Okay, या that's एंड एक्चुअली जो ब्रांड नेम्स होते हैं वो फिर 50, 60 दे क्रॉस दैट. तो मुझे ऐसे रखना था बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ स्टार्टअप ऑल्सो, तो मुझे अभी थोड़ा उसमें हल्का रखना- हाथ हाँ हल्का हाथ. अच्छा, और अभी आप सिर्फ ऑनलाइन कर रही हैं? हाँ. Or do you have an outlet? नो, अभी मैंने सिर्फ फ्रेंड्स, फैमिली, कजन्स, रिलेटिव्स, अभी ऑनलाइन मैंने स्टार्ट किया. आई हैव गॉट बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर ये है, और इसके मुझे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आए. और ये और कलर्स में भी मौजूद है? या कलर कस्टमाइजेशंस हैं अच्छा। सब, बिकॉज दिस गेट डाइड. तो फिर डाई होता है तो फिर आपकी मर्जी, आप कोई भी. द फैब्रिक शुड बी प्योर. मैं आई डील विद प्योर फैब्रिक्स. एक्सेलेंट। अच्छा, कभी आपका क्लैश ऑफ आइडियाज होता है आपकी मदर इन लॉ से? Eventually when we started, I loved her ideas and she loved mine. तो eventually फिर जब हमने start किया तो मैंने कहा मुझे आपके ideas अच्छे लगते हैं, आपको मेरे. तो फिर वो she also is more into vibrant colors, और मुझे भी फिर ये cuts and all and then this thread work, तो फिर वो उनको भी ऐसे ही अच्छा लगता है. तो I said हाँ बस सही है. You're the perfect partner I could have. एक्सेलेंट। और खवातीन और आज़ाद, अभी आपके स्क्रीन पे इनका जो लेबल है उसका इंस्टाग्राम पेज आ रहा होगा. यू गाइस कैन ऑर्डर, और आपको कोई चीज़ कस्टमाइज़ करानी तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. प्लीज़ आई वुड लाइक यू टू Thank जॉइन you. हसान राइट हियर. हसान, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जी। क्या क्या करते हैं आप? इवेंट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, अकाउंटेंट भी हैं, Exactly. कंस्ट्रक्शन फर्म से भी आपका ताल्लुक है, मॉडलिंग भी करते हैं. माय गुडनेस, इतना वक्त कहाँ मिलता है? ओके, बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम एन अकाउंटेंट. मैं एक कंस्ट्रक्शन फर्म में एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा होता हूँ. ब्लॉगिंग और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग मैं वीकेंड्स पे रखता हूँ अपने ज़्यादातर. इसके अलावा फैशन मॉडल भी हूँ मैं, एंड ऑल्सो आई ओन अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इवेंट इवेंट H&M के नाम से. सो आई एम एन इवेंट प्लानर एज वेल. एक्सेलेंट। H&M तो बताएं, what's ओके, the story behind that? एक्चुअली जो मजे की बात ये है कि इन दोनों की मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द शादी होने वाली है. Inshallah. जी, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों Thank को. you. मुझे एक बात बताइए कि यू नो बीइंग अ कपल, ऑफ कोर्स वो मॉडलिंग करते हैं. Yeah. तो जब आप मॉडलिंग करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मॉडल्स के साथ भी करते होंगे. डू यू फील इनसिक्योर एवर? इनसिक्योरिटी होती है, कभी डर नहीं. लगता है? हाँ. At some point मुझे होता था, but I know myself, तो मैं कैसी हूँ, तो I don't think so आसान किसी और लड़की को देख ले, but दिल नहीं आएगा किसी पे. नहीं आएगा? No. पक्का कंफर्म है ये बात? Yes. मे बी यू हैव अ गुड लेवल ऑन ट्रस्ट ऑन मी देन, राइट? Yeah. ये Trust बात तो level. है. लेकिन आसान, मुझे एक बात बहुत ऑनेस्टली बताएं, क्या माहिन आपका फ़ोन चेक करती है? नहीं. बिल्कुल भी नहीं करती. जब हम लोगों का स्टार्ट हुआ था तो वी मेड वन थिंग वेरी क्लियर, यू वोंट चेक माय फोन, आई वोंट चेक योर फोन. कितनी अच्छी बात. बिकॉज बेसिकली इसके पीछे कोई ये नहीं है. बट हाउ डिड यू गाइस मीट? मिले कैसे? मुलाकात, पहली मुलाकात कहाँ और कैसे हुई? अच्छा, एक्चुअली हम लोग एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले थे. लाइक आई हैड अ फ्रेंड. आप was लोगों ने my तो best- शादियाना ही बजा दिया. सुभान अल्लाह. अभी टाइम है, अभी कुछ केयरलेस विस्पर टाइप बजाए. अभी तो उनका मंगनी के अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, आपने तो शहनाइयाँ खोल दी. अरे वेरी नाइस. मुझे रोजी का इंतजाम कर रहे हैं. बेहतरीन. नहीं, अभी तो कुछ जरा रोमांस हो रहा है. जी बताइए, हाउ डिड यू गाइस मीट? हम लोग मुलाकात कैसे हुई? My Mutual- best friend and शी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड एंड माई फ्रेंड. तो उसके ज़रिए हम लोग मिले. आई सॉ माहीन इन वन ऑफ हर वीडियोज़ और समवेयर डांस प्रैक्टिस में कहीं देखा था. बिकॉज आपको तो पता है ये कल्चर हम लोगों का इतना ज़्यादा चलता है शादियों में, डांस प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग. तो उसके ज़रिए मैंने माहीन से कांटेक्ट किया, एंड देन फैमिलीज मेट और फिर वाइब मैच करी दोनों की, तो फिर जस्ट व्हाट अ लव. अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाई होती है किसी बात पे? माहिन डोंट कह रहे हैं, आप मुझे बताएं ना. Please. Obviously. होती है, किन बातों पे ज्यादा होती है?
at times overthink I think लड़ना is बिल्कुल एक आम मामूली and सी- eventually लड़कर फिर आपका bond gets एग्जैक्टली Strong और हो। स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो कौन सी बातें होती है जिन पे ज्यादातर conflict मैं- है? तुम I फोन नहीं usually- उठाते I हो, usually- तुम्हारा फोन साइलेंट पे होता है, जो यूजुअल बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं? I usually overthink at times. So then Hassan is like, why? क्यों? इतना क्यों सोचती हो? तो I'm like, because लड़कियाँ सोचती हैं at some point. Obviously लड़के भी सोचते हैं but they don't show. I have this But feeling. do you overthink Hassan? आप ज्यादा सोचते हैं? नो आई डोंट ओवरथिंक एट ऑल। लेकिन You will not tell because इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मतलब एक चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन आपको उसको ट्विस्ट करके क्यों सोचना है, आप उसको एज ए स्ट्रेट चीज़ ही लो ना, मतलब तो बस इस चीज़ पे थोड़ा बहुत हो जाता है। और फिर उसके बाद सही भी हो जाता है। बिल्कुल फौरन पहले सही हो सॉरी कौन कहता है? पहले मनाता कौन? मैं हमेशा? actually Always? नहीं हमेशा नहीं. हाँ। At times he also does because depends probably कि किस मेरी बात- गलती अच्छा होती सर है. कौन सी ऐसी चीज़ें which you like the best about माइन कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है माइन? माहिन बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लाइक बहुत ज़्यादा, और बस हाँ but that's it? there are a lot of No things That's way. all? there are a lot of things, she's very caring, she is very understanding also. At times she overthinks a lot but understanding है बहुत ज़्यादा, तो I guess understanding ही होती है जो आपका relationship को आगे लेकर जाती है, और I think मजबूत करती है। वो exactly वही होना चाहिए, trust level बहुत होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। और माहिन कौन सी वो दो चीज़ें जो हसान की आपको बहुत इरिटेट करती हैं? When he gets annoyed. अनॉयड जब गुस्सा हो हाँ जाता जब है। मैं ओवरथिंक करती हूँ तो यू नो देयर शुड बी अ पर्सन जो आपको बोले हाँ सही है, तुम मतलब इवेंचुअली इट्स नेचुरल, बट और कोई ऐसा कुछ अनॉय नहीं करता और कुछ annoy मुझे. ही इज़ वेरी, आई बिलीव कि बहुत हसान बहुत समझदार हैं एंड एट टाइम्स मुझे भी लाइक ऐसी चीज़ें उस टाइम में रियलाइज़ नहीं करती, बट देन मैं सोचती हूँ कि हाँ यार आपने सही कहा था ऐसे, लाइक तो एज डिफरेंस की वजह से भी होता है, मैच्योरिटी लेवल. एक सिर्फ हसन जिस तरह माहिन कर रही है, ये ज़बरदस्त काम कर रही है, डिज़ाइनिंग कर रही है, कभी आपने सोचा कि ब्रिंग आउट योर ओन मेंस वेयर लाइन या मेंस वेयर करें? या वाई नॉट, बट आगे जाकर फॉर श्योर मैं लेकर आना चाहूँगा इस चीज़ को, और मैं भी प्रमोट करना चाहूँगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि लोकल ब्रांड्स को बहुत लोग फॉरवर्ड करते हैं, अफोर्डेबल भी होता है, और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मैं भी लेकर आऊँ। इवेंट एज एन इवेंट प्लानर तो मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके भी अब कौन से इवेंट्स करते हैं वैसे यूजुअली? शादी के इवेंट्स, एंगेजमेंट, अपना एंगेजमेंट का इवेंट हम लोगों ने खुद ही किया था। Oh, very nice. खुद ही किया था, Excellent. तो उसकी भी आई थिंक आपकी टीवी पे चलेगी, Pictures, शेयर हाँ? किया हाँ। शेयर किया हुआ है, तो आप देखेंगे, आपको भी आई थिंक पसंद आएगा। और अभी हमारी ऑडियंस देख रही है जो पिक्चर्स हैं इवेंट की, वाह ब्यूटीफुल। और सुने, इसमें कभी क्लैश ऑफ आइडियाज होता है आप दोनों का कि देखो हसन मैं तुम्हें बता रही हूँ ये अच्छा नहीं लगेगा, चुप करके सुन लो। एक्चुअली होता है, हाँ? बट देन आई हैव टू लिसन टू हिम बिकॉज माय वंस मुझे था कि पूरा ब्लैक हो लाइक द वॉल पैनलिंग, एंड देन ही सेड नो ब्लैक सही नहीं लगेगा, तो मैंने कहा यार, आई डिस्कस्ड विद माय फैमिली, हसन की फैमिली की, दे सेड सब ने कहा नहीं ब्लैक, सो आई वाज Because, लाइक ओके सही. बिकॉज ब्लैक कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जाम्पल आपका सेट है, जिस बाय द वे योर सेट इज रियली नाइस, Really, रियली गुड, thanks. आई Yeah, लव द the एस्थेटिक्स। थैंक यू कुरत के लिए तालियां। कुरत ने हमारा सेट बनाया है। कुरत इफ यू आर वाचिंग, थैंक यू। ऑफ कोर्स सेट की बहुत लोग हमारी आपका तारीफ जी, करते हैं। आपका जो सेट है, अगर इसको आप पूरा ब्लैक कर दें तो ये छोटा लगेगा, कोई भी चीज़ ब्लैक में छोटी लगती है, और अगर व्हाइट रखेंगे तो और ग्रैंड लगेगा, तो इसी चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। आप भी मेरे कपड़े देख के तो नहीं कह रहे कि मैं पता देखने के लिए मैंने ब्लैक पहना है, कोई भी ब्लैक होगा तो No, it goes with the aesthetics. यस यस, इट It गोस goes विद तो बस वो है कि अगर आप रूम को ब्लैक पेंट कर देंगे तो रूम छोटा लगता है, और अगर आप व्हाइट रखेंगे तो इट विल लुक मोर लाइवली एंड मोर हैपनिंग। तो बस ये था, कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन इवेंचुअली माइन मान गई थी। हाँ। तो या जबरदस्त, इट वाज लवली मीटिंग बोथ ऑफ यू। Same here. और हमारी ये दुआ है कि आप लोग हमेशा दिस बॉन्ड गेट स्ट्रॉन्गर, आप लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में नाम कमाएं। खवातीन और हज़रात, इन दोनों का इंस्टाग्राम अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फॉलो करें, बहुत इंटरेस्टिंग पेजेस हैं दोनों के। इट वाज लवली मीटिंग बोथ ऑफ यू एंड गुड लक। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, में जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार फज ब्राउनीज तैयार हो रही है, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद।
क्या बात है। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं और ब्राउनीज तैयार है। बिल्कुल, ब्राउनीज बिल्कुल रेडी हैं। और आप देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वो जब कितने इजीली ये निकल आई, हमने इस पे कोई मेहनत नहीं करी। और इस पैन को हटा देते हैं, ये गरम है। देखिए। अच्छा, जब भी आप बेकिंग करें थोड़ा पेशेंस रखिएगा, निकालते ही ये आपको फौरन कह रही है थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा हौसला रखें, आ जाएगी, कहीं नहीं जा रही। बिल्कुल जी। जब भी इस तरह आप निकालें गरम गरम, फ़ौरन अपना हाथ ना जलाएं। एक तो मेटन यूज़ करें, दूसरा आप जो है थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, फिर आपने कट करना है। लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम इस वक्त शॉर्ट होता है तो हम आपको करके दिखा देंगे। अच्छा, इसकी एजेस आपको, क्योंकि जब अक्सर लोग कमर्शियली काम कर रहे होते हैं या ऑर्डर्स ले रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या है कि इसके एजेस आपको ना क्लीन कट करने हैं। तो क्लीन कट करने के लिए इसकी क्या एक ट्रिक है जो हम लोग बेकरीज में यूज़ करते हैं। अच्छा, एक तो आप इस तरीके का इसका जो ब्रेड नाइफ होता है आपने वो लेना है, क्योंकि उसके एजेस जो है ना थोड़े डिफरेंट होते हैं। आप देख सकते हैं, सर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप तो इधर आप फ्लेम ऑन कर लें और नाइफ को उस पर गर्म कर लें, ठीक है। और जब आप इसको कट करेंगे तो एजेस बहुत क्लीन निकल के आएंगे इसके, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या करें, गर्म पानी करें बिल्कुल बॉइलिंग, उसको साथ में रखें और नाइफ उसमें डिप करते जाएं और उसको क्लीन करके पानी को, और आप इसको कट करते जाएं। जब नाइफ गर्म होगा तो प्रॉपरली क्लीन कट आएगा। चाहे आप कोई पेस्ट्रीज कट कर रहे हैं, ब्राउनीज, केक, व्हाटएवर जो भी कट कर रहे हैं, आपको क्लीन एजेस चाहिए तो उसका एक ये जो ट्रिक है वो ये है। क्योंकि अक्सर हम जब काटते हैं तो वो बहुत क्रम्बी होता है और अजीब सा अनइवन सा उसका टेक्सचर आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। अब ठीक है, काट भी दें, अब तो बातों में लग गई है। अल्लाहू अकबर, ठीक है। अच्छा, नाइफ जब भी यूज़ करें उसको इस तरीके से ड्राइव आगे पीछे करते हुए आपने करना है। देखें इस पर बिल्कुल ये जो ये बड़े मज़े के लगते हैं वैसे वाकई, ठीक है। अच्छा, कभी जो आप अक्सर हम कहते हैं कि ये एजेस जो है वो वेस्ट होते हैं, वेस्ट नहीं होते। आप इसको क्रम करके बिल्कुल कोई चीज़ की गार्निशिंग के लिए यूज़ कर दीजिए, किसी चीज़ में आप टॉपिंग के लिए यूज़ कर दीजिए, तो डिज़र्ट में वो अच्छे लगेंगे। वेरी नाइस, मुझे थोड़े क्रंची मजे के लगते हैं। इसके एजेस ना, अच्छा ठीक है। इसको देखें इस तरीके से हमने कट करना है, ये देखें, ठीक है। बिल्कुल क्लीन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको आपने नाइफ़ को जो है वो क्लीन भी करना है बार बार, ये देखें इस तरीके से हमने इसको चारों तरफ से कट करना है, बिल्कुल क्लीन कट आएगा इसका। अच्छा, अब आप ये कहें कि हम इसका साइज़ क्या रखें, तो आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसकी जो है वो 9 पीसेस करूँगी। आपको छोटे पीसेस करने हैं तो आप बिल्कुल छोटे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से कट कर लेना है। नाइफ़ को आपने क्लीन करना है। नाइफ़ हमारी गर्म हो रही है, थोड़ा ध्यान से आपने ये काम करना है। ऐसा ना हो कि आप कहें कि शेफ़ मुनीसा ने तो कहा था गरम गरम को क्लीन कर दो और हाथ जला लें। ये देखें, इसको इस तरीके से हमने, अच्छा आप देखेंगे कि आपकी नाइफ़ बहुत आराम से अंदर चली जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और असफर इस वक्त की खुशबू जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। कुछ कहना चाहिए? शेफ़ मुनीसा मज़े की भी है, मज़े के। अब आप इसका प्रॉपर पीस जो है वो लेके खाइएगा, ये देखें, ठीक है। आप इसको जो है हम प्लेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। प्लेट को मैं यहाँ रख देती हूँ, ये देखें, ये तो बड़ी आराम से अलग हो गई जी, ठीक है। ये देखें बहुत सॉफ्ट बनी है। आप असफर एक थोड़ी गर्म है, थोड़ा सा ध्यान से ठंडी करके खाएंगे, ओके। अच्छा चलें, शेफ़ मुनीसा जल्दी रेसिपी बताते हैं। अच्छा, रेसिपी बता देते हैं इसकी। हम हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने सेपरेट कर लेना है। जैसे कि मैदा है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, और साथ साथ इसके अंदर जो है आपने कोको पाउडर यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद जो वेट इंग्रेडिएंट्स है वो आपने इनकॉर्पोरेट कर लेने हैं आपस में। जैसे कि अंडा हमने लिया, अच्छा ग्रामेज आपको जो है तमाम जो है वो आपको रेसिपी कार्ड पे मिल जाएगी। हमने अंडा लिया, ब्राउन शुगर ली, तेल लिया, दूध लिया, वैनिला एसेंस लिया, और इन तमाम चीज़ों को मैंने बीटर की मदद से बीट कर लिया। बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करना है, बस इतना कर लीजिए कि आपकी शुगर जो है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए और मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने जो है वो बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और मैदा, उन तीनों को मिक्स करके पूरे बैटर में मिक्स कर दिया। उस बैटर को मैंने स्प्रेड
कर दिया और उसके ऊपर मैंने जो है मेल्टेड चॉकलेट जो है वो शुरू में मैंने बीट करने में ऐड की थी, ठीक है। और लास्ट में इसके ऊपर मैंने चॉकलेट चंक्स ऐड करे। आप वटेवर जो भी ऐड करना चाहें आप वो ऐड कर दीजिए। टॉपिंग पे नट्स है, कैरेमल है, वटेवर जो आपको पसंद हो, और फिर उसको आप इसके अंदर लास्ट में ऐड करके आपने 180 प्री हीटेड अवन, यानी पहले से 180 टेम्परेचर होना चाहिए आपके अवन का, उसके अंदर आपने इसको रखना है। बेकिंग जो जिस भी पैन में आप बेक कर रहे हैं उसको ग्रीस करके बटर पेपर लगा दीजिएगा। देखिए कितनी आराम से निकल आई, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। उस वक्त ये गर्म है, गरम गरम में बिल्कुल भी नहीं निकलती, लेकिन फिर भी आप देखें आराम से निकल आई है, ठीक है। बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है और जो फजी और गुई से टेक्सचर होता है एग्जैक्टली वही आया है। और आप देख सकते हैं हमारी ब्राउनी बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच ख़वातीन और हज़रात। द मॉर्निंग साथ देखने के लिए हम अपनी ब्राउनी एंजॉय कर रहे हैं और आप भी घर पे रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक ज़बरदस्त शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।